बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड खुश आमदीद। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं। एक्सप्रेसो के ब्रांड न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं इमरान हसन और मैं हूं अरमला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वीकेंड आपका बहुत अच्छा गुजरा होगा, क्योंकि छुट्टी का दिन किसका अच्छा नहीं गुजरता। सुस्त पड़ के आराम से आप अपने वीक को एंजॉय करते हैं, बल्कि इनफैक्ट वीकेंड को, लेकिन मंडे को आते हुए थोड़ी आपको मसले होते हैं, बेजारी और अवजारी हो सकती है। खैर हाफ परेशानी लाहौर वालों की कम हुई, खास तौर पे जो डिफेंस के रूट से आते हैं। एक नया फ्लाईओवर चंद दिनों में मुकम्मल हुआ, लेकिन एक बात पे मैं बड़ा हैरान हुआ, लाहौर की जो इंतजामिया उसकी तरफ से 2 फ्लाईओवर पैरेलल बन रहे हैं, यानी कि दोनों से गुजर के आप आ सकते हैं। तो एक को अगर इंतहाई मुख्तसर अरसे में खोल दिया गया तो अगला भी बन रहा है, तो उसको खोलने का क्या मकसद है? वो ट्रैफिक कहाँ जाएगी? खाई में, गड्ढे में, या फिर वैसे घूम के वापस आ जाएगी? घूम के वापस आती है और उसी रूट से जाती है। और पूरे लाहौर में इस वक्त अगर आपका कहीं लाहौर आने का प्लान है तो आपको बताएं कि पूरे लाहौर के अंदर शायद ही कोई इलाका ऐसा है जहां पे कोई कंस्ट्रक्शन ना हो रही हो। एकदम से पंजाब हुकूमत, निगरान पंजाब हुकूमत को जोश चढ़ा है और सारी सड़कें माशाल्लाह उखाड़ दी गई हैं। फ्लाईओवर्स एंड अंडरपासेस का सिलसिला जारी है। सैटरडे को मैं आज जब डिफेंस से गुलबर्ग आने के लिए टुक मी लाइक 2.5 आवर्स, एग्जैक्टली, बिल्कुल 2.5 घंटे में मैं गुलबर्ग पहुंची थी, जो कि 20 मिनट्स का रास्ता है। और उसकी वजह यह थी कि 1 वे रोड्स हैं, वार्डन उस तरह से बेचारे खड़े हुए हैं, लेकिन एक वार्डन कितनी को ट्रैफिक कर सकता है कंट्रोल। और सेकेंडली हमारी जो आवाम की रोड सेंस है वो भी सुभान अल्लाह है। तो इतनी मुश्किल हुई है कि लिटरली लोग गाड़ियों से उतर उतर के खड़े हुए थे कि ये कहाँ से कितना टाइम है, ट्रैफिक इतनी जाम। जहाँ लोग पंजाब हुकूमत के हवाले से ये याद रखेंगे कि इंतहाई कलील अरसे के अंदर अंडरपासेस बनाए गए, वहां ये भी याद रखेंगे कि एकदम से ही सारे शहर को उखाड़ के रख दिया गया था। ये बात हमने नहीं की, वैसे बात कोर्ट ने भी की है परसों। कोर्ट ने भी ये कहा है कि एकदम से सारा शहर उखाड़ दिया आपने, तो अल्टरनेटिव रूट्स तो रखे ना। एक सड़क और लाहौर शहर की खूबी है कि यहाँ पे रास्ते बहुत ज्यादा हैं, एक रास्ता बंद हो तो दूसरे रास्ते मौजूद है, लेकिन अगर आप सारे ही खोद देंगे तो फिर तो लोगों ने खंदकों में से गुजर के जाना है ना, और वही लोगों के साथ सिलसिला चल रहा है। नहीं है अनफॉर्चुनेटली, रोड ही सुरंगें हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रही। फिरोजपुर रोड का रूट बंद है, गुलबर्ग का रूट बंद है, एवरी रूट। और ये हम आपको बता रहे हैं जो हमसे मुतल्लिक है, बाकी पूरे शहर की तो बात ही क्या है, हम छोड़ ही मतलब वैसा ही है। तो बहुत खराब हालात हैं जी, ट्रैफिक बहुत स्टक हो रहा है, बहुत लोगों का वक्त जाया हो रहा है। अच्छा जी, इसी लाहौर शहर की बात है। यहीं पे हुकूमत पंजाब के जो इक़दाम स्मोक के हवाले से हैं वो बेसुध दिखाई देते हैं। और मैं इस पे भी कहूंगा कि अगर आप पूरे शहर में इतना डस्ट फैला देंगे, गाड़ियां 2.5 घंटे तक, अरमला हसन आपने कहा 2.5 घंटे तक अगर आपकी गाड़ी स्टार्ट खड़ी रहेगी तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप? शहर में स्मोक कम होगा? ये बड़ी वजह है कंस्ट्रक्शन की वजह से ही बहुत सारी जो एरियाज हैं वहां पे प्रॉपर पानी का छिड़काव नहीं होता है, जिसकी वजह से डस्ट उड़ती है। मतलब आप लिटरली गाड़ी अगर सिग्नल पे भी खड़ी करते हैं तो बाकायदा मिट्टी से जो कहते हैं ना भर के वो अगले सिग्नल तक पहुंचती है। इतना बुरा हाल है। अभी आलूदा तरीन शहरों की बात करें तो लाहौर नंबर 1 पे है। 2 के हॉस्पिटल्स में हमने रश बहुत ज्यादा देखा है, क्योंकि लोगों को ब्रीदिंग इश्यूज और दीगर मामला भी हो रहे हैं। दूसरी तरफ स्मार्ट लॉकडाउन लगाया है, अब उसमें भी बहुत सारे लोगों के कारोबार सफर जाहिर कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत अपनी तरफ से इकदाम कर रही है। उस स्मार्ट लॉकडाउन के बावजूद लाहौर आलूदा तरीन शहरों में नंबर 1 पे है। 25 अजला में इतवार को कारोबार मुकम्मल तौर पर बंद था, सड़कों पर ट्रैफिक बहुत थी, महदूद भी रही, लेकिन स्टिल मॉल रोड भी इनफैक्ट हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद किया था। वहाँ पे सरकारी दफातर है हमारे, लेकिन इज इट द सॉल्यूशन? इट्स नॉट द सॉल्यूशन। हम जितने लोगों से बात करें कि वजह जरूर है, एक बुनियादी वजह जरूर है गाड़ियों का, ये जो बात करते हैं धुआं वगैरह, लेकिन ये सोल्यूशन इसका नहीं है। हमने ग्रॉस रूट लेवल के ऊपर इसके ऊपर काम करके लेके जाना है। लाहौरियों को भी पता होना चाहिए, या सभी पाकिस्तानियों को, कि इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस। आई मीन इट विल टेक लॉन्ग। हमने इसको यहाँ तक लाने में एक दिन में ये नहीं आया, हमने सालों लगाए हैं। और फिर हमने एक इतने खूबसूरत हंसते बसते सब शहर को हमने इस हालत तक पहुंचाया है कि यहाँ पे एक से दूसरी जगह आप देख नहीं सकते चंद फुट के फासले पर, बिकॉज ऑफ स्मोक। तो फिर इसको जाते हुए भी अब मुझे लगता है उससे ज्यादा ही शायद टाइम लगे, जाते हुए भी वक्त लगेगा। लेकिन वंस अगेन आई से दिस कंस्ट्रक्शन थिंग इज वन ऑफ द फैक्टर्स। गाड़ियां इतनी देर के लिए किलोमीटर्स के अंदर और मीलों के अंदर लाइंस में खड़ी रहती हैं, धुआं निकलता रहता है, और उसकी वजह एक बड़ी वजह यह है कि ये स्मोक का सिलसिला कम नहीं हो रहा है। जब तक ये नहीं होता, आई बिलीव हुकूमत पंजाब कोशिश करती रहे, फायदा होना बहुत मुश्किल है। इसके ऊपर तवज्जो देना सबसे ज्यादा जरूरी है। स्मोक के साथ साथ वी हैव समथिंग एल्स टू शेयर। हमारे पास बड़ी खबर पे जाएंगे, चूंकि सियासत की बात करते हैं लाहौर शहर की, स्मोक के हवाले से ऑन एंड ऑफ आपको अपडेट देते रहेंगे जो भी डेवलपमेंट होगी। अभी बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की जानिब।
बड़ी खबर में जी बात करेंगे सियासी जमातों की आम इंतखाबात की तारीख के ऐलान के साथ ही जोड़ तोड़ में आपको सियासी जमातें मसरूफ नजर आती हैं। पहले इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने की, फिर दीगर छोटी बड़ी जमातों के लीडरान को शमूलियत की दावत दी गई और कई रहनुमाओं ने IPP में शमूलियत इख्तियार की। इसके बाद मुस्लिम लीग नून ने MQM के साथ सिंध में इत्तेहाद के लिए मुलाकातें की, नवाज शरीफ साहब ने बलोचिस्तान का रुख किया है और कई सियासी रहनुमा मुस्लिम लीग नून में शामिल भी हुए हैं। मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सारे प्रोसेस के अंदर सिर्फ लेवल प्लेइंग फील्ड मांगती नजर आई और लेवल प्लेइंग फील्ड के बाद लीगी कायद नवाज शरीफ को लाडला प्लस होने और डायरेक्ट इक्तदार के मनसब पर फाइज होने के ताने भी दिए गए। इस छाप को मिटाने के लिए जी लीगी कायद जो नवाज शरीफ साहब है उन्होंने कमेटी तश्कील दी है और नया बयानिया बनाने का कहा है कि कहा है कि लीगी कायद ने जो लाडले की छाप मिटानी है इसको 2017 का बयानिया उन्होंने अपना लिया है और सियालकोट में उन्होंने वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि मैं नून लीग की अच्छी कारकर्दगी जो खासी चलती हुई हुकूमत को खत्म किया गया है 2017 में, इस वक्त पाकिस्तान की जो मौशी सूरत हाल है उसमें हमसाया मुल्क से अच्छी थी जब वो वजीर आजम थे 2017 के अंदर। मुल्क खुशहाल था, रुपया मजबूत था, महंगाई नाम की कोई चीज नहीं थी और साथ साथ उन्होंने कहा कि साजिश के तहत हमारी हुकूमत को खत्म किया गया, हमारी हुकूमत खत्म ना की जाती तो आज पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क होता। साजिश के बयानी के साथ तो हम मुत्तफिक हैं या नहीं हैं ये तो हम नहीं कहते, लेकिन नंबर्स बेहतर थे उस वक्त, इसमें कोई शक नहीं है। खैर जनाब, उन्होंने कहा जजों को क्या जरूरत थी साजिश का हिस्सा बनने, मुल्क पर कुल्हाड़ा चला दिया उन्होंने, इलेक्शन में हेरा फेरी क्यों की, RTS क्यों बंद किया। ऐसे बंदों को लाने वाले उतने ही जिम्मेदार हैं जितना वो बंदा खुद है। पिछले प्राइम मिनिस्टर की उन्होंने बात की, शहबाज शरीफ साहब की नहीं, इमरान खान साहब की, इससे पहले जो वजीर आजम थे। खैर 70 साल इस मुल्क के साथ क्या किया गया, नवाज शरीफ साहब ने यह भी कहा अल्लाह ना करे किसी और मुल्क के साथ ऐसा हो। उनका यह भी कहना था कि हमारे पास अब गलती का मौका नहीं है, अगर अब भी सबक न सीखा तो बकौल अल्लामा इकबाल हमारी दास्तान तक न होगी दास्तानों में, ऐसा भी नवाज शरीफ साहब ने कहा। और क्या नून लीग ये जो लाडले की छाप है जिस पे हम बात करने जा रहे हैं इसको हटाने में कामयाब होगी क्या? आसिफ अली जरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से जो खबरें आ रही हैं उनमें कुछ सदाकत है। अब तक वैसे काफी हद तक एक डिनाइल, एक ट्विटर पिक्चर भी जारी की गई बिलावल भुट्टो साहब और आसिफ अली जरदारी साहब की, अपनी साहबजादी उनके साथ हैप्पी फैमिली पिक्चर पोर्ट्रे की गई। कुछ लोगों ने इसको लिखा इट्स लेट, लेकिन कुछ लोग इसको कह रहे हैं कि ये अच्छी कोशिश है उन शुकूक व शुबात को मिटाने के लिए। खैर इस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब सियासी रवाबित पे मसरूफ हैं। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ आपको पता है ज़ेर अताब है, उसके मसाइल अपने हैं, वो ये गिला करते हैं कि हमें तो कहीं पॉलिटिकल एक्टिविटी की इजाजत नहीं है, लेकिन इसके बावजूद रिपोर्टेडली पेशावर में उनका जो एक कन्वेंशन हुआ उसमें बड़ी तादाद में लोग शरीक हुए। सो इस पर हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ नवीद हुसैन साहब मौजूद हैं जो कि सीनियर तज्जियाकार हैं, उनसे हम इसी पे तबसरा लेते हैं। बहुत शुक्रिया नवीद साहब कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। ये मौजूदा इंतखाबात के हवाले से जो आने वाले इंतखाबात हैं और सियासी सूरत हाल की जहां हम बात कर रहे हैं, जो जोड़ तोड़ जारी है इसमें बहुत सारी जमातों के गिले शिकवे भी हैं। नून लीग के हवाले से भी हम बात कर रहे हैं और नवाज शरीफ साहब की हमने बात की कि लाडला प्लस होने के हवाले से उन पे जो कह लें उस छाप को मिटाने के लिए वो खासी कोशिशें भी कर रहे हैं। क्या ये जो लाडला प्लस कहा जा रहा है क्या ये किसी हद तक दुरुस्त है और इस छाप को मिटाने के लिए जो नून लीग के कायद हैं वो क्या कर सकते हैं, किस बयानिए को लेकर आगे चल सकते हैं? थैंक यू अरमला एंड थैंक यू हसन। देखिए मेरे ख्याल में जो लाडला प्लस की छाप है वो छाप तो अब नहीं उतर सकती, बिकॉज इन्होंने एक बहुत बड़ा जो अपना सियासी जो इनका असासा था, जो कैपिटल था, वो कुर्बान कर दिया था जब PTI की गवर्नमेंट गिराने के लिए अपना बयानिया जो है वो इन्होंने जो मुझे क्यों निकाला और वोट को इज्जत दो, और वो बयानिया जो था वो इन्होंने कुर्बान कर दिया था। अब वो 16 माह की हुकूमत के लिए या फिर जिस तरह से PTI कहती थी कि जी अपने केसेस जो है वो माफ करवाने के लिए, नैब के अपने केसेस जो है वो माफ करवाने के लिए, अपने आप को NRO प्लस देने के लिए उन्होंने वो 16 माह की हुकूमत जो ली थी उससे उन्होंने जो कुछ भी, आप देखिए जो PTI की गवर्नमेंट थी उस दौरान नवाज शरीफ साहब जो थे वो काफी पॉपुलर हो चुके थे, काफी मकबूल हो चुके थे। उनका जो बहुत एक एग्रेसिव सियासत थी, जो एग्रेसिव बयानियां लेके वो चल रहे थे, जिस तरह के वो जलसे लंदन से बैठ के वो कर रहे थे, तो काफी पॉपुलर थे वो, नौजवान लोगों में काफी पॉपुलर हो रहे थे, क्योंकि नौजवान पाकिस्तान का नौजवान इस वक्त देखिए
60% आबादी आपकी जो है वो नौजवानों पे मुश्तमिल है, और यही नौजवान जो है वो आइंदा इलेक्शन का फैसला करेंगे अगर फ्री, फेयर और क्रेडिबल इलेक्शन होता है जी। तो वो नौजवान जो पाकिस्तान की इस मौरूसी सियासत से और पाकिस्तान की इस घिसी पिटी सियासत से जो कि मुतनफ़िर नजर आता है, तो उनमें वो काफी पॉपुलर हो रहे थे। लेकिन फिर जो हुआ जो पीटीआई की गवर्नमेंट के खिलाफ जो तरीके अदम एतमाद लेके आई गई, और उसके नतीजे में फिर जो पीडीएम की गवर्नमेंट बनी। अब वो जो पीडीएम की गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस थी, तो पीटीआई की गवर्नमेंट तो लोगों को बहुत बेहतर नजर आने लगी, क्योंकि पीडीएम की गवर्नमेंट ने माशी तौर पे तो मुल्क को बर्बाद करके रख दिया। अब कहा यह जाता है कि जी पिछले जो 3.5 साल पीटीआई की गवर्नमेंट थी, उसकी जो माशी पॉलिसियां थी उसकी वजह से हुआ। लेकिन मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान की उम्र जो है वो 3.5 बरस की नहीं है, पाकिस्तान की उम्र 76 बरस की है। तो 76 बरस की पॉलिसियों को देखना चाहिए, सिर्फ 3.5 माह की पॉलिसियों को लेके। और फिर भी उसके बावजूद भी ये देखें, जब पीटीआई की गवर्नमेंट खत्म होती है और 2022 का जो स्टेट बैंक की रिपोर्ट आती है, उसमें जो माशी इशारे दिखाए जाते हैं वो काफी बेहतर थे। अच्छा। लेकिन जब पीडीएम की गवर्नमेंट जाती है तो जो माशी इशारे हमारे सामने है वो बहुत ही यानी एक पैथेटिक सिचुएशन थी। जी। अच्छा, खैर माशी इशारियों पे तो बात हो सकती है। फिलहाल मैं ये जो इलेक्शन की आप बात कर रहे हैं, पाकिस्तानी अवाम के पास किस हद तक है? एक तो ये कि जमहूरियत के अंदर मैंडेट अवाम के पास ही होता है कि वो अपनी मनपसंद हुकूमत को लेकर आते हैं, लेकिन जिस तरह की पाकिस्तान की माशी हालत है उसमें पाकिस्तानी अवाम को बहुत ज्यादा इस हद तक फैसला करने की पोजीशन में नहीं है कि आइंदा किसको आना है। शायद बहुत सारे हमारे और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स अनफॉर्चुनेटली जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, और उसमें वो क़यादत ही इस वक्त बड़ी कहना चाहिए कि जाज़बे नजर आती है, जिसके बाकी ममालिक के साथ भी ताल्लुकात बेहतर हैं, खास तौर पे वो ममालिक जो हमें माली तौर पे इमदाद देते नजर आते हैं या हिमायत करते हमारी नजर आते हैं। मैं नाम ले लेता हूं, जैसे सऊदी अरब है, जैसे कतर है, जैसे चीन है। तो इस सूरत हाल को देखते हुए आपको नहीं लगता कि जितनी भी सियासी जमातें अपनी तौर पे अवामी नुक्ता निगाह से कह रही हैं कि हमें हिमायत नहीं दी जा रही, वो शायद गलत ट्रैक के ऊपर है? असल हिमायत तो कहीं और से आनी है, वो जिसको आएगी वो आ जाएगा इख्तिदार में। आपको क्या लगता है? ये हसन बहुत अच्छी बात की आपने। मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान सियासी तौर पे हम दायरों में घूम रहे हैं। हम 1947 से लेके अब तक जो है वो दायरों में घूम रहे हैं। एक पाकिस्तान में जो फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट और क्रेडिबल इलेक्शन एक ही हुआ था, और उस इलेक्शन का नतीजा हमने देख लिया था। उसके बाद जो इलेक्शन हुए, वो इलेक्शन जो है वो अगेन शायद यही वजह है कि वो उस तरह का इलेक्शन नहीं होता। हमारे सियासतदानों को शायद इस बात का अच्छी तरह से अंदाजा है कि उन्होंने अवाम की तरफ नहीं देखना। जमहूरियत है, लेकिन जमहूरियत की तरफ नहीं देखा जाता, बिकॉज उनको शायद इस बात का अंदाजा है कि जमहूर की ताकत से वो इलेक्ट नहीं होंगे। बल्कि वो पहले प्री सिलेक्शन होगी, और उसके बाद जो है वो उस सिलेक्शन को जो है उसको क्रेडिबिलिटी देने के लिए जो है वो एक इलेक्शन का प्रोसेस किया जाएगा। ये एक बड़े अलमिया की बात है, बड़ी और यही वजह है कि हमारे सियासतदान जो है वो किसी और तरफ देख रहे होते हैं। और यही आप देख रहे हैं, जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी तो अभी जो कुछ भी हमारे सामने एक सिलसिला, एक सियासी जो एक गेम खेला जा रहा है, ये गेम हम देख रहे हैं 1947 से देख रहे हैं, और उसमें एक ही स्क्रिप्ट है। स्क्रिप्ट के अंदर किरदार जो है वो बार बार बदले जाते हैं। मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है। एक आपने जो कि वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत की माशी इशारियों की बात की थी, तो आप सीनियर साफी हैं, कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो तहरीक इंसाफ लेकर चल रही थी, अगर दोबारा 2024 में आ जाती है उनको वहीं से शुरू करेगी? नून लीग तो बयानिया है उसका कि हमने बिजली बनाई थी, जितनी बनाई थी उसको मजीद आगे बढ़ाएंगे, कुछ डैम्स हमने आधे में छोड़ दिए थे, कुछ सड़कें हमारी रह गई थी, कुछ सी पैक रह गया था, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। तहरीक इंसाफ का कौन सा ऐसा मंसूबा है जो आपको लगता है कि वो आधे में छोड़ गए, आएंगे तो आगे बढ़ाएंगे और मुल्क ऊपर चला जाएगा? देखिए हसन, सबसे पहले तो हमें इस चीज को देखना चाहिए, जैसे अभी जो
पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और बाकी जमातें जो पीडीएम में उनके साथ शामिल थी, जिस तरह से वो पीटीआई की गवर्नमेंट को निकम्मा, नाअहल और इनकॉम्पिटेंट कह रहे थे। सिर्फ एक चीज देखी जाए कि पीटीआई की गवर्नमेंट में जो कोरोना वायरस पेंडेमिक आया, उसने सारी दुनिया की जो मईशतें थी उनको बर्बाद करके रख दिया था। उस वक्त तो ये एक वंस इन सेंचुरी वाली एक पेंडेमिक था। उस पेंडेमिक के दौरान सरवाइव करना मेरे ख्याल में ये सबसे बड़ी एक अचीवमेंट थी। शायद पीटीआई की गवर्नमेंट में जिस तरह की आफात आई, अब जिसमें कोरोना वायरस पेंडेमिक था, उसके बाद आप देखें जो लोकस्ट का अटैक हुआ, तो उसमें आपकी ज़राअत जो थी, आपकी मईशत जो थी, उस दौरान मईशत को उन हालात से निकाल लेना मेरे ख्याल में, मेरी अपनी नजर में वो सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। एक नई अगेन जो आपने बात डेवलपमेंट या प्रोग्रेसिव ऐसा कुछ नहीं था जिसकी बिना पे हम कहें कि वो आएंगे और उसे दोबारा शुरू करेंगे। ये तो हिफाजती इकदाम थे, हम सराहते हैं, अच्छे इकदाम थे, लेकिन क्या डेवलपमेंट या प्रोग्रेसिव ऐसा कुछ था अवाम की तालीम को लेकर, उसको बेहतर बनाने के लिए कुछ स्कूल्स में रिफॉर्म्स की गई थी, हेल्थ शोबे के अंदर या फिर डेवलपमेंट सेक्टर के अंदर कहीं पे भी नौजवानों को नौकरियां देने के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, उसके अंदर कुछ ऐसा जहां से दोबारा से उसको स्टार्ट करना होगा? एज दे से कि साजिश हुई हमारे खिलाफ, उस साजिश को खत्म करते हुए 24 में दोबारा उसको स्टार्ट करें और मुल्क आगे जाए, ऐसा कुछ नवीद साहब है हमारे पास? देखिए, बहुत सारी चीजें आप देख लें, जैसे हेल्थ कार्ड उन्होंने इशू किया था, किसान कार्ड उन्होंने इशू किया था, बहुत सारी चीजें। लेकिन अगेन देखें, आपको माशी इस्तेकाम के लिए सियासी इस्तेकाम की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया कि ये पेंडेमिक गुजरे, ये लोकस्ट गुजरा, उसके साथ साथ आप सिर्फ ये देख लें कि उस दौरान पीटीआई की गवर्नमेंट को 3.5 बरस में कितना आराम से गवर्नमेंट करने दी गई। आप देखिए, कभी सर्कमस्टांसेस के हवाले से आप बात करें, लेकिन जो रिफॉर्म्स हैं उसको लेकर इस तरह की कोई चीज अभी तक हमारे सामने नहीं। थैंक यू वेरी मच नवीद हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने किया। सियासी सूरत हाल पे बात करे थे और जो इशारे कंपेयर किए जा रहे थे तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में, जो उनकी प्रोग्रेस थी और जो नून लीग बयानियां बना के लेकर आगे आ रही है कि उन्होंने जिस तरह से मुल्की में जो माशी इशारे उनको बेहतर किया, इस पर हम बात कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं जी, इंटरनेशनल अरीना पे आपको पता है गजा के हवाले से हम बात कर रहे हैं। हमास की जानिब से गजा में जो जारी 4 रोजा आरजी जंगबंदी है, इसके तीसरे रोज के मुआहदे के तहत 13 इजरायली यरगमालियों और 4 गैर मुल्कियों को रिहा कर दिया गया है। 13 इजरायली यरगमालियों में दोहरी शोहरत के हामिल 4 साल अमरीकी बच्ची समेत 9 बच्चे और खवातीन भी शामिल हैं। इससे पहले भी यरगमालियों के दोनों ग्रुप, जिनमें जनूबी गजा में रेड क्रॉस के हवाले किए गए थे। दूसरी जानिब जी, मुआहदे के तहत हमास की जानिब से इजरायली यरगमालियों की रिहाई के बदले में 39 इजराइल को 39 फलस्तीनियों को कैद से रिहा करना पड़ा है, जबकि मुआहदे के तहत इमदादी सामान के ईंधन और गैस के 4 ट्रकों समेत 120 इमदादी ट्रक्स भी गजा में दाखिल हो गए हैं। अमेरिकन सदर जी जो बाइडेन कहते हैं कि जंग में आरजी जंगबंदी कराने में अमेरिका का अहम किरदार है और हमास के कब्जे में कैद आखिरी यरगमाली की रिहाई तक चैन से नहीं बैठेंगे। 4 रोजा जंगबंदी की तौसीह के हवाले से बात करें तो उन्होंने कहा कि हम इसके लिए काम कर रहे हैं। दोनों फरीकैन से जंगबंदी में तौसीह के हवाले से गुफ्तगू जारी है और ये याद रहे कि एक तरफ तो अमेरिका बहुत खुलेआम इजराइल की हिमायत करता रहा है, इस तमाम तर शय को, इस तमाम तर वाकयात को हवा देने में अमेरिका का बहुत रोल है। दूसरी जानब जो बाइडेन साहब की जो स्टेटमेंट है, इसके बाद जी इजरायली हमलों के बाद गजा की 80% आबादी बेघर हो चुकी है और जिनकी तादाद 17 लाख से भी ज्यादा है। बिल्कुल, ये अक़वाम मुत्तहिदा के डिजिट्स हैं, ये फिगर्स हैं जो आप बता रही हैं। 10 लाख से ज्यादा फलस्तीनी ऐसे हैं, 156 पनाहगुज़ीन मराकज़ में मौजूद हैं। इसराइली फौज पनाहगुज़ीन मराकज़ पर बमबारी कर चुकी है। दूसरी जानिब जो अमेरिकन फेमस न्यूज़पेपर है न्यूयॉर्क टाइम्स, इसकी रिपोर्ट ये कहती है कि इसराइल ने गजा की हालिया जंग में शहरियों का तारीख का तेज तरीन कत्लेआम किया। बदतरीन तो है ही, तेज तरीन, यानी कि मुख्तसर तरीन वक्त में इतनी बड़ी तादाद में लोगों को कत्ल किया गया। जो इसराइली फौज के हाथों 48 दिन में शहीद हुए फलस्तीनी, उनकी तादाद हजारों
हजारों में है। अमेरिका की 20 साल अफगान जंग से ज्यादा है, यानी कि जो 48 दिन में लोग शहीद कर दिए गए उतने अमेरिका ने अफगानिस्तान में 20 साल 9/11 की जंग में नहीं मारे। दिस इज व्हाट न्यूयॉर्क टाइम्स से रिपोर्ट ये भी कहती है। इसराइल ने 7 हफ्ते के फजाई हमलों में इराक जंग के पहले 1 साल से दुगनी तादाद में शहरियों का कत्ल किया। अनफॉरगेटेबल, अनफॉरगिवेबल। गजा में जो 48 दिन है, यहां पे शहरियों की हलाकतें यूक्रेन जंग में 2 साल की हलाकतों से भी ज्यादा हैं। आई मीन जो रिसेंट पास्ट के अंदर होने वाली किसी भी जंग में जितनी भी हलाकतें की गई, एक तो ये हलाकतें उनमें सबसे ज्यादा हैं और सबसे फास्ट फॉरवर्ड बेसिस पे की गई हैं। अगर ये जेनोसाइड नहीं है, अगर ये नस्ल कुशी नहीं है फलस्तीनियों की, तो और क्या है? और दुनिया अगर अब भी इस पे नहीं बोलती तो वो वक्त करीब है जब दुनिया को ये सारे सर्कमस्टेंसेस फेस करना पड़ेंगे। ऐसा हो नहीं सकता कि आप किसी कौम को इतनी बुरी तरीके से ताकत से दबाएं और फिर वो कहीं ना कहीं किसी न किसी सूरत में अपने हक के लिए खड़ी ना हो, अपना बदला न ले। मेरे ख्याल में जिन जिन मुमालिक ने मनफी किरदार इसमें अदा किया या कर रहे हैं, दे वुड हैव टू फेस दिस म्यूजिक इन फ्यूचर। अब देखना ये कि वो वक्त कौन सा आता है, लेकिन वंस अगेन अल्लाह करे ये जंग बंदी रहे, फलस्तीनियों का खून बहना बंद हो और दोबारा से जिंदगी मामूल पे आए। हमारी इस दुआ के साथ ही हम एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। आपकी मुलाकात एक ऐसे पाकिस्तानी से कराते हैं जो मुकीम तो पाकिस्तान से बाहर हैं, पाकिस्तान में भी रहते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर करने की ख्वाहिश है इनकी, पाकिस्तान के लोगों के लिए, और उसी के तहत अपने आप को लेकर चल रहे हैं। साउथ अफ्रीका में पिछले 25 साल से मुकीम है। इनकी वजह शोहरत यह है कि इन्होंने एक किताब लिखी है जो कि साउथ अफ्रीका में रहने वाले बकौल इनके 3 लाख पाकिस्तानी, उनकी जो लिविंग स्टाइल है वो कैसे अच्छे शहरी के तौर पे वहाँ रह सकते हैं, उसके जो कुछ रहनुमा उसूल हैं वो बयान करती है, वो एक्सप्लेन करती है। और अगर साउथ अफ्रीका में कोई नया बसने जा रहा है या पहले से बस रहा है तो उसको बहुत ज़्यादा मुआविनत देती है। एक तो इनकी किताब के बारे में हमने इनसे बात करना चाहा, चूँकि साउथ अफ्रीका या अफ्रीका एक ऐसा रीजन है जिसमें हम एशियन लोग कम जाते हैं, कम देखते हैं, उनको कम समझ है ऐसे इलाकों की, तो एक तो इस पर बात हम करेंगे। उसके अलावा जनाब कुछ सोशल वर्क से, बड़ा ज़बरदस्त चैरिटी वर्क से रिलेटेड हैं, काम कर रहे हैं सुंदर फाउंडेशन के साथ, अलीम डार फाउंडेशन के साथ। अलीम डार साहब को चैरिटी की तरफ लाने वालों में से भी एक हैं, तो हमने कहा इनसे ज़रा बात करते हैं। अर्ली इन द मॉर्निंग महमूद भट्ट साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। भट्ट साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आप कैसे हैं? ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक। सबसे पहले तो ये बताइए कि फ़र्क कितना लगता है आपको साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान में जब आप यहाँ पे आते हैं? कितना डिफरेंस महसूस होता है मौसम का, लोगों का, एटमॉस्फेयर का, कैसा लगता है? जहाँ तक मौसम की बात है वो तो टोटली अपोजिट है। जो वेदर कंडीशन है, यहाँ पे अब विंटर आ रहा है तो वहाँ पे समर शुरू हो रहा है, तो सबसे बड़ा फर्क तो ये है। लेकिन दिसंबर इज विंटर देयर, नवंबर दिसंबर। जो विंटर, अच्छा, ओके। तो जहाँ तक पाकिस्तान अपना देश है जी, यहाँ पे आके तो हमेशा खुशी भी मिलती है और खुश रहते हैं। यहाँ पे दोस्तों के साथ मुलाकातें ज्यादा रहती हैं। वहाँ पे जब होते हैं तो काम पे जरा ज्यादा फोकस होता है। अच्छा, थोड़ा सा अपने काम को लेके हमारे देखने को, हमने तो बहुत सीधा सीधा बातें बताई हैं, जो आपका वर्क है जिसपे हम बुक्स पे भी बात कर रहे हैं, देन साउथ अफ्रीका में जो कम्युनिटी है उसके अंदर आप लोग, आपका जो रोल रहा है उस हवाले से थोड़ा बताइएगा। देखिए जी, साउथ अफ्रीका, बल्कि पूरे अगर अफ्रीका रीजन को हम देखें तो सबसे बड़ी मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो अफ्रीका में है, जो पार्टीशन से पहले जो इंडियन मुसलमान थे वो वहाँ पे मूव हुए। इस वक्त अगर पाकिस्तान की बात करें तो इस वक्त मोर और लेस 3 लाख पाकिस्तानी जो है वो साउथ अफ्रीका में मुकीम है और बिजनेस में दे आर डूइंग वेरी वेल, और अब तो इंडस्ट्री में भी और इसके अलावा सोशल वर्क में भी बहुत अहम रोल अदा कर रहे हैं। और मैंने जो ये बुक का आपने जिक्र किया तो ये ख्याल मुझे 2012-2013 में उस वक्त आया कि जब मैं एक मामला था, तो मैं पाकिस्तान में था, तो मैंने अपने जो एम्प्लॉइज से उन्हें कहा जी आप किसी लायर से रब्ता करें इस मामले में। अच्छा। तो वो अनअवेयरनेस ऐसी थी कि उन्हें लायर का ही नहीं पता था कि वो कैसे करें। ओके। तो मैंने इसकी फिर ज़रूरत को समझते हुए मैंने 4 साल लगाए। अच्छा। और उर्दू ज़बान में ये एक मेरी जो बुक है, दिखाएं अपनी, ठीक है, ये ओके, मैंने ये लिखी। इसका टाइटल है रहनुमा कवानीन साउथ अफ्रीका में बसने वालों के लिए। ठीक है। तो वहाँ से जितने भी जो वहाँ के बेसिक रूल थे
उन सबको मैंने यकजा किया और फिर उनका उर्दू ट्रांसलेशन करके बुक की शक्ल तो में। बट साहब ये ऑथेंटिक है, आई मीन कोई पढ़ने वाला इससे किसी कानून को गलत तो नहीं समझेगा, क्योंकि कानून तो बड़ा नाजुक बारीक मसला होता है। आपने बात दुरुस्त की हाँ, है। एक काफ की ऊपर नीचे हो जाए तो लफ्ज मतलब चेंज हो जाए। हाँ, इसमें ये मैंने लिखने से पहले ही लिख दिया है कि ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। ओके। इसके बाद फर्दर कोई भी वो जाहिर है, कानूनी माहिरीन बेहतर तौर पे माहिरीन बताएंगे। कानून से रब्ता करें, लेकिन ये बेसिक कानून है जो हर बंदे के लिए जानना जरूरी होता है। एक छोटी सी मैं एक मिसाल देता हूँ, जिस तरह बैंक अकाउंट है, ठीक है, वो सब खुलवा लेते हैं, लेकिन अगर आप उसको यूज नहीं कर रहे या आप पाकिस्तान वापस मूव हो गए हैं तो वहां पे बैंक अकाउंट बंद करवाना कितना जरूरी है और उसका क्या तरीका है, ये लोगों को नहीं पता। ओके ओके। अगर वो शादी करते हैं या कोई गाड़ी लीज पे लेते हैं या घर खरीदते हैं तो किन किन चीज़ों को मद्देनजर रखना जरूरी है। तो वैसे अब चूंकि बहुत ज़्यादा ट्रेंड है मुल्क से बाहर जाने का, हम ज़्यादा या अमेरिकी एम्बेसी का रुख करते हैं या यूके एम्बेसी का रुख करते हैं, यूरोप लोग जाना चाहते हैं या कुछ मिडिल ईस्ट में भी। ये अफ्रीका एक ऐसा रीजन है जिसपे ज़्यादा लोगों का फोकस नहीं है, लोग उधर तवज्जो भी नहीं देते, जाना भी नहीं चाहते। समाव ऑड भी लगता है कि साउथ अफ्रीका जा रहा हूँ मैं, ऐसा कि जैसे हमें वहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटी, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं नहीं वहाँ पे। खुद पिछले दिनों में साउथ अफ्रीका भी बहुत माली तौर पर परेशानी का शिकार रहा था, वी रिमेंबर। तो क्या वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है पाकिस्तानीज़ अगर जाना चाहिए हैं और हमें अवेयरनेस नहीं है? देखिए जी, जो करंट सूरत हाल चल रही है, अफ्रीका जो है वो बहुत बड़ी तजारती मंडी बन चुका है और अब तो पाकिस्तान में से बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट जो हैं वो हो रही हैं साउथ अफ्रीका में। मैंने खुद सिर्फ पाकिस्तान में की इकानमी में कुछ अपना किरदार अदा करने के लिए हिमालयन साल्ट जो हमारी बहुत पहचान है पूरी दुनिया में, तो मैंने हिमालयन साल्ट के बने हुए जो डिफरेंट डेकोरेशन पीसेस हैं वो मैंने साउथ अफ्रीका एक्सपोर्ट किए। तो बहुत अच्छा उसका रिजल्ट लगा और बहुत ज़्यादा लोगों ने उसको पसंद किया। ठीक है। तो साउथ अफ्रीका बहुत फर्टाइल कंट्री है इस हवाले से, अपॉर्चुनिटीज हैं वहाँ पे। बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो है वो बहुत ओके। चलिए, आपने एसोसिएशन के हवाले से भी बताया कि साउथ अफ्रीकन और पाकिस्तान के दरमियान एक एसोसिएशन का आपने वहाँ पे बाकायदा तौर पे आगाज किया। ये एसोसिएशन है क्या, किस तरह, हाउ डज इट वर्क? देखें जी, पाकिस्तानी तो ऑलरेडी वहाँ पे थे ही। पाकिस्तान ऑलमोस्ट 1992 या उससे पहले, लेकिन 95-96 के बाद जब ये apartheid ख़त्म हुआ है तो फिर लोगों पाकिस्तानियों का रुझान उस तरफ हुआ है। तो इस चीज़ की ज़रूरत मैंने महसूस की कि वहाँ पे पाकिस्तानियों को यकजा किया जाए, इकट्ठा किया जाए और उसमें मैं कामयाबी थोड़ी सी हासिल की और एक मैंने एसोसिएशन की बुनियाद रखी तकरीबन 2004-2005 में। लेकिन फिर आस्ता आस्ता लोग उसमें शामिल होते गए और इस वक्त वो एक तनावर दरख्त बन चुके हैं और ना सिर्फ साउथ अफ्रीकन रीजन में वो अपना अहम रोल अदा कर रहे हैं पाकिस्तानियों की हेल्प आउट करने के लिए, बल्कि पाकिस्तान में भी जब भी किसी कोई ज़रूरत पड़ती है, कोई आफत आती है तो वो पेश होते हैं और अपना रोल अदा करते हैं। आपने जिक्र किया कि ज़लज़ले में, सैलाब में आपने बड़ा काम किया। 2005 में जब ज़लज़ला आया, मैं खुद एबटाबाद गया और वहाँ पे सूरत हाल देख के फिर मैं पाकिस्तानी जो उधर बसने वाले थे ओवरसीज से उन्हें जिक्र किया, उन्होंने दिल खोल के। और ओवरसीज पाकिस्तानी हमेशा करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, मेरा ज्यादा इस मौके पे एक चीज मैं और ऐड करना चाहता हूँ कि रिसेंट ये जो सैलाब आया है इसमें इस मौके पे आपको पता है कि कितने हजारों लोग खुसूसन बलोचिस्तान में बेघर हुए। तो हमारी एसोसिएशन ने 30 घर बना के उन फैमिलीज को हमने दिए हैं और जिसमें एक किचन, बाथरूम और एक लिविंग रूम। ग्रेट ग्रेट, नहीं ये बहुत अच्छा है। एक तो मेरे पास अब दो मौजूद है जिसमें मैं चाहूंगा मुख्तसरम दोनों पे आप बात कर लें। पहले तो चूंकि आप साउथ अफ्रीका में होते हैं या अफ्रीका जाना जाता है जंगली हयात के नुक्ता निगाह से, पाकिस्तान में बड़ा सफ़र करती है जंगली हयात। हमारे कवानीन की पाबंदी न करने की वजह से, हमारी अवेयरनेस ना होने की वजह से और कुछ हद तक हम जानबूझ के जो लॉलेसनेस करते हैं, क्या इक़दाम किए जा सकते हैं वहाँ से सीख कर पाकिस्तान के अंदर कि हम जंगली हयात का तहफ़्फ़ुज़ करें, इनकी हिफाजत यकीनी बनाएं पाकिस्तान में? जी, ये बहुत अहम नुक्ता आपने उठाया है जी। देखें, इसमें जो जनरल कॉन्सेप्ट है वो यही है कि अगर आप हंटिंग करेंगे तो जानवर नापैद हो जाएंगे और जंगली हयात को नुकसान पहुंचेगा, जबकि ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो साउथ अफ्रीका में पूरी दुनिया से एंटर जाते हैं शिकार करने के लिए, तो वहाँ पे तो जंगली हयात दिन ब दिन उसमें इजाफा हो रहा है। पॉइंट और नुक्ता ये समझने की ज़रूरत है कि जब आप इलीगल हंटिंग करते हैं और आउट ऑफ द सीज़न, जब बच्चों की जब बर्ड्स की और एनिमल्स का ब्रीडिंग सीजन होता है, उसमें
इलीगल शिकार करेंगे तो उससे जंगलियात को नुकसान पहुंचता है। और ये चीज़ लोगों को और जो पाकिस्तान के हंटर्स है उनको बताना मैं चाहता हूँ, और मैं कोशिश भी करता रहता हूँ डिफरेंट प्रोग्राम के ज़रिए कि उनको ये अवेयरनेस दी जाए कि आप इथिकली हंट करें। ये एक स्पोर्ट्स है, इस स्पोर्ट्स कोई समझे मीट कलेक्टर बनने के बजाय आप जो हैं वो इसके जो हंटिंग सीजन है उसमें हंट करें। जो पंजाब वाइल्ड लाइफ बहुत ज़बरदस्त काम किया है उन्होंने पिछले दिनों में, तो उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है अगर उनको फॉलो करते हैं। लेकिन वैसे भट्ट साहब जितनी मखदूश सूरत हाल हमारे यहाँ जानवरों की है ना, मैं तो लीगल हंटिंग के भी हक में नहीं हूँ। आई थिंक इट शुड नॉट बी हियर बिकॉज अफ्रीका जैसा मुल्क जहाँ पे लॉज है वहाँ पे शायद आप बेहतर समझते हैं, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन पाकिस्तान में जैसी हालत हमने कर दी हुई है तो आई डोंट थिंक सो कि लीगली जो आम सफारी जूज हैं या चिड़ियाघरों का जो हम हाल एक सर्टेन टाइम स्पैन तक भी आई डोंट बिलीव कि इसको अलाउ किया जाना चाहिए। दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन। टाइम मेरे पास कम है, चूंकि आपने सुंदर्स फाउंडेशन का भी जिक्र किया था, थैलेसीमिया के बच्चों का बहुत इंपॉर्टेंट मौजू है और हमारा बड़ा फोकस रहा है, हमने वहां पे जाके प्रोग्राम्स भी किए हैं खालिद अब्बास डार साहब के साथ भी, आपने अलीम डार साहब का भी जिक्र किया। सो क्विकली इन दी एंड आप हमें अपने सोशल वर्क के बारे से बताइए, चैरिटेबल वर्क जो आप कर रहे हैं। देखें जी, सुंदर्स फाउंडेशन के साथ तो सच्ची बात है, जब मैं पाकिस्तान में मूव हुआ क्योंकि मेरा तल्लुक गुजरात से है तो मैं वॉक अराउंड करते हुए एक अदारा खुला था गुजरात में, तो मैं उधर चला गया और जाकर वहाँ पे देखा कि बच्चे हैं, ठीक है, और थैलेसीमिया के बच्चे हैं, वो मुझे बताया, इमरान खान लड़का था उधर, तो मुझे नहीं था पता तब तक कि ये थैलेसीमिया क्या बीमारी है। जब उसने मुझे एक्सप्लेन किया तो यकीन करें कि उन बच्चों के साथ मेरी कैफियत ये हुई कि जिस तरह कहते हैं ना, साइट इन फर्स्ट लव इन फर्स्ट साइट, मेरी कैफियत उस वक्त। और आप जुड़ गए। मैं पिछले 15 साल से फिर मैं उन बच्चों के साथ अटैच हूँ। और सुंदर्स फाउंडेशन देखें जी, उन बच्चों की लुक आफ्टर के लिए यासीन खान साहब हैं, बहुत आला काम कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त। लेकिन उसके साथ साथ अब अलीम डार साहब को भी इस तरफ मैंने लेके आए आप, और हमने ये हमारी ये कोशिश है कि हम लोगों के अवेयरनेस के जरिए बेहतरीन बताएं कि सब टाइम हमारा खत्म हो गया। आपका आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, इंशाल्लाह किसी और नशिस्त में और अच्छा काम करें आप पाकिस्तानियों को अवेयर करने के लिए, साउथ अफ्रीका में उनका लिविंग स्टाइल बेहतर करने के लिए, एंड विद दैट जो चैरिटेबल वर्क भी है भट्ट साहब का जबरदस्त है जी। हमने कहा आप ऐसे एक टैलेंटेड ओवरसीज पाकिस्तानी की मुलाकात करें, का ताल्लुक भारत गुजरात से। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ गए, बात करेंगे कुछ क्रिकेट के हवाले से। दौरा ऑस्ट्रेलिया से पहले कौमी खिलाड़ियों का ऑस्ट्रेलिया की मुश्किल तरीन कंडीशंस में पुरएतमाद बैटिंग के लिए प्रैक्टिस का सिलसिला जारी है। टीम का एतमाद जो है वो भी बहाल हुआ है काफ़ी हद तक, क्योंकि जो प्रैक्टिस सेशंस हो रहे हैं, कैंगरूज का जो मुख्तलिफ टेक्निक्स है उसका जवाब बैट से देने के लिए हमारी कौमी टीम तैयार है। कौमी टीम की खिलाड़ियों को मॉनिटर करने के लिए 2 रोज़ा प्रैक्टिस मैच भी हुआ, जिसमें पहले रोज साइम अयूब ने भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, 35 स्कोर किया, अब्दुल्ला शफीक ने 3 रन बनाए, तामशान मसूद ने शानदार स्ट्रोक्स लगाते हुए 101 रन की इनिंग खेली, बाबर आजम 70 रन बनाकर रिटायर हुए। सऊद शकील के हवाले से बात करें तो 44 बनाए। दूसरे रोज भी ट्रेनिंग सेशन के आखिरी रोज बल्लेबाजों ने 51.3 ओवर्स में 8 खिलाड़ियों के नुकसान पर 237 रन स्कोर किए। तो ये तो कुछ प्रैक्टिसेस जारी हैं, और इन कंडीशंस के अंदर जो ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस है उसके लिए बहुत जबरदस्त तैयारी की जा रही है। साइम अयूब का डेब्यू होने वाला है सारे टेस्ट के अंदर। दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो कौमी टीम का प्रैक्टिस सेशन है वो कल तक जारी रहेगा। फिर जो कौमी टीम है वो लाहौर आएगी और 2 दिसंबर को वो ऑस्ट्रेलिया के रवाना होगी, और 3 टेस्ट मैचेस पर जो सीरीज है वो 14 दिसंबर से शुरू होगी। सो पाकिस्तानी टीम कितनी तैयार है इस पे आज हम बात करेंगे। टुडे इज द लास्ट डे प्रैक्टिस के लिए। हमारे साथ अब्दुल माजिद भट्टी साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। भट्टी साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल इमरान साहब, कैसे आप? ठीक ठाक है। हमने ऑस्ट्रेलिया की टफ कंडीशंस में तैयारी करने के लिए या मुकाबला करने के लिए तैयारी रावलपिंडी की टफ कंडीशंस में की है, और लाहौर से फिर हम जा रहे हैं ऑल द वे टू ऑस्ट्रेलिया। और दूसरी जानब ऑस्ट्रेलियन टीम का कोई T20 का सीजन बहुत अच्छा नहीं चल रहा है वर्ल्ड कप के बाद। आप क्या कहेंगे जी, कैसी डेवलपमेंट है ये पाकिस्तानी टीम की तरफ से, खास तौर पे हमारे टेस्ट कैप्टन का 100 स्कोर करना इन अ टेस्ट मैच? देखें, सबसे पहले तो इमरान और उर्मिला बहुत शुक्रिया, सुबह सुबह आपने मदू किया। देखें, तैयारी तो बहुत अच्छी है, लड़कों ने मेहनत भी 4 दिन पिंडी में की। अब कल रात को सारे लड़के लाहौर आ गए, और लाहौर में एक सेशन है। जी हाँ, कल रात इमामुल हक के वलीमे में शिरकत की तकरीबन पूरी पाकिस्तान टीम ने। तो एक सेशन 3-4 घंटे का लाहौर में, उसके बाद फ्लाई कर जाएंगे सिडनी के लिए, और पहला टेस्ट मैच पर्थ में है।
देखिए हमने वर्ल्ड कप की एक खराब परफॉर्मेंस पर पूरी टीम मैनेजमेंट को उड़ा दिया, और अब ये नई टीम मैनेजमेंट है जिसको मोहम्मद हफीज लीड कर रहे हैं, वो डायरेक्टर क्रिकेट बने, शान मसूद कप्तान बन गए। हमने बाबर आजम के लिए जो हालात पैदा किए, बाबर आजम को भी जाना पड़ा। अब देखें, सवाल ये है कि क्या ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान टीम इतना ही अच्छा परफॉर्म कर सकेगी जितने अच्छे आदाद शुमार इमरान अब से चंद लम्हे पहले बयान कर रहे थे। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, हम पिछले कुछ 27-28 साल से टेस्ट मैच नहीं जीत सके। अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो 95 में पाकिस्तान ने आखिरी बार ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया था। तो है तो मुश्किल काम, लेकिन हम दो फ्रंट पे लड़ रहे हैं। एक तो हमारी टीम बुरा खेल रही है, वर्ल्ड कप में बुरा खेल कर आई, हमने सारा सिनेरियो चेंज कर दिया, एक मंजरनामा पाकिस्तान टीम का बिल्कुल डिफरेंट नजर आ रहा है। दूसरा, इन हाउस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मामलात हैं, कल अगर आपने न्यूज को फॉलो किया हो, शाह खावर साहब एक मशहूर कानूनदान है और साबिक अटॉर्नी जनरल है, उन्हें पीसीबी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया। इसका मतलब ये है कि हुकूमत ने उनको कहा है कि 3 महीने में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इलेक्शन करवाएं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी तब्दीली होने जा रही है। ज़का अशरफ साहब, उनके डिग्री का क्वालिफिकेशन का इशू है, जो इत्तलात आ रही है कि शायद वो पीसीबी का इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे। तो हमें इन हाउस भी मसाइल का सामना है, लेकिन अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। लेकिन मेरा सिर्फ एक एतराज समझ लें या मसला समझ लें कि जब तक हम कंसिस्टेंसी नहीं लाएंगे अपने फैसला साजी में, अपने लोगों को टाइम नहीं देंगे टीम मैनेजमेंट में, चाहे मिकी आर्थर हो चाहे मोहम्मद हफीज हो, अगर ओवरनाइट हम तब्दीलियां करेंगे ना तो फिर हम अच्छे नतीजे। अभी जो हम बात कर रहे थे, आपने जो बात की बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम यहाँ पे एक मैच के ऊपर या एक सीरीज के ऊपर या एक टूर्नामेंट के ऊपर, चाहे वो खिलाड़ी हो, कैप्टन हो, उनको जज करते हैं। और दुनिया भर में बहुत सारे ऐसे टीम्स मौजूद हैं। न्यूजीलैंड की बात करें कि वो इतनी दफ़ा सेमीफाइनल्स में आके उसमें फाइनल्स में नहीं उस तरह से परफॉर्म कर पाते, लेकिन कैप्टन्स हो या टीम मैनेजमेंट हो, उनको ओवरनाइट चेंज नहीं किया जाता। और हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बहुत एक रिवाज बन चुका है, एक ट्रेंड बन चुका है कि एक मैच में अगर प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहा तो उसको अगले मैच में शामिल नहीं किया जाता। तो ये चीजें प्लेयर्स की परफॉर्मेंस या उनके कॉन्फिडेंस लेवल जो कि एक टीम के ऊपर है या मैनेजमेंट के ऊपर है, उसको भी बहुत बुरी तरह से शैटर करता है। देखिए, बाबर आजम इस वक्त दुनिया के वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन हैं, और हमने वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस के बाद बाबर आजम के खिलाफ जो 3 दिन लाहौर के कदाफी स्टेडियम में अदालत लगाई और फाइनली बाबर आजम ने कप्तानी छोड़ दी। तो मसला ये है कि बिल्कुल उर्मिला, आपने सही कहा, इंग्लैंड की टीम वर्ल्ड कप की डिफेंडिंग चैंपियन थी। पाकिस्तान तो 5वें नंबर पर आया, इंग्लैंड 8वें नंबर पर आया। हमने नहीं सुना कि इंग्लैंड में इस तरह ट्रोलिंग हुई सोशल मीडिया पर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अदालत लगाकर अपने कप्तान को तब्दील कर दिया। पूरी टीम मैनेजमेंट A to Z, जितने पाकिस्तान टीम के कोचेज वर्ल्ड कप में थे, अब ऑस्ट्रेलिया वो कोचेज नहीं जा रहे। मैं ये नहीं कह रहा कि वो लोग नाअहल थे या अब जो आए वो नाअहल हैं। हम किसी की अहलियत पे सवाल नहीं उठा रहे। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि जब तक हम लोगों को काम करने के लिए टाइम नहीं देंगे, सिर्फ स्केपगोट बनाने के लिए, कुर्बानी का बकरा बनाने के लिए अदालतें लगाकर टेलीविजन और अखबारात में हेडलाइन हासिल करेंगे, खबरें तो आपको अच्छी मिल जाएंगी, चटपटी खबरें, चटपटे आपको मसालेदार हेडलाइंस मिलेंगी, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट का रिजल्ट नहीं मिलेगा। अच्छा, उसको टाइम देना पड़ेगा। बटी साहब, कल बड़ा इंटरेस्टिंग T20 मैच, इंटरेस्टिंग मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लिटरली भारतीय बच्चे हैं जो खेल रहे हैं। आई मीन एक या दो प्लेयर्स के अलावा मैं किसी नाम को नहीं जानता जो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया की वर्ल्ड चैंपियन टीम के खिलाफ कल खेल रहे थे। 235 दागे उन्होंने, 3 लोगों ने 50s कर दी और फिर 191 पे पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम को बुक भी कर दिया। ये वही ऑस्ट्रेलियन टीम है जिसने कुछ दिन पहले वर्ल्ड कप फाइनल जीता है। और इंडिया ने इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट किया कि T20 के अंदर नो रोहित शर्मा, नो विराट कोहली, नो शुभमन गिल, आई मीन कोई नो जसप्रीत बुमराह, और वो टीम उन्होंने उतार दी और वो टीम 2-0 से इस वक्त T20 सीरीज में लीड कर रही है 5 मैचों की जो है। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए इमरान भाई, लास्ट मंडे को इस वक्त पाकिस्तानी कौम जश्न मना रही थी कि इंडिया वर्ल्ड कप फाइनल हार गया जी। लेकिन
आप देखें कि इंडिया का क्रिकेटिंग सिस्टम इतना स्ट्रांग है इंडीड कि रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, इनके जाने से उनकी टीम पे असर नहीं पड़ा। जो नए लड़के आ रहे हैं वो भी ऑस्ट्रेलिया को टफ टाइम दे रहे हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के भी 3-4 प्लेयर्स इस टीम में शामिल नहीं है, लेकिन हमें ये काम करना है जो आज हमारे पड़ोसी मुल्क में नजर आ रहा है कि हो सकता है कि लोग कहेंगे यार ये सुबह सवेरे बैठ के भारत के लिए मदा सराई कर रहे हैं, कसीदे पढ़ रहे हैं, लेकिन ये ग्राउंड रियलिटीज हैं जिनको हमें तस्लीम करना पड़ेगा कि हमारा सिस्टम वीक है। पाकिस्तान की क्रिकेट 20-25 लड़कों के गिर्द घूम रही है, हमें अपने सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है। ओके भट्टी साहब, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। टाइम हमारा खत्म हो गया। माजिद भट्टी साहब क्रिकेट के हवाले से अपना तज्जिया पेश कर रहे थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुश आमदीद कहेंगे। अब आपको दिखाएंगे हमारा सेगमेंट निकले तेरी तलाश में, जिसमें मुस्तनसर हुसैन तार साहब अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। लेकिन आज बात हो रही है कि लॉरेंस गार्डन में सुबह की सैर का आगाज तार साहब ने कब किया था और लॉरेंस गार्डन से उनकी क्या यादें वाबस्ता हैं। सेगमेंट में बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हो रही है, आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। मुस्तनसर हुसैन तार साहब से आज एक अहम सवाल पूछना है। आपको मालूम है कि जितने भी अदीब हैं, जो दानिश्वर होते हैं, इनसे मुतल्लिक़ जो जगह हैं, जो लैंडमार्क्स हैं, इनके घर के जो सराउंडिंग्स हैं, जहाँ इन्होंने ज़िंदगी गुजारी होती है, ये तमाम चीज़ें बाद में आने वाले जो तनकीद निगार हैं, जो उन पर तबसरा करते हैं, जो तनकीदी मज़ामीन लिखते हैं, उनके लिए ये तमाम जगह बहुत अहम होती हैं, क्योंकि ये वो जगह होती हैं जिन्होंने राइटर्स को इन्फ्लुएंस किया होता है। तो इस हवाले से ये एक बहुत इनकी अहमियत हो जाती है। मुस्तनसर हुसैन तार साहब जो हैं और मॉर्निंग वॉक यानी सुबह की सैर, ये बहुत लाज़िम मलज़ूम है। तार साहब ने पूरी ज़िंदगी, चाहे बारिश हो, चाहे धुंध हो, मौसम कैसा ही क्यों ना हो, वो सुबह की जो सैर है उसको कभी उन्होंने मुलतवी नहीं किया और उसको जारी रखा, पूरी ज़िंदगी जारी रखा। इस हवाले से दो अहम पार्क्स हैं लाहौर के जो कि उनकी सुबह की सैर के साथ ही रहे। एक लॉरेंस गार्डन जिसको कहते थे और अब बाग जनाह कहते हैं, और दूसरा मॉडल टाउन पार्क। लेकिन आज हम उनसे पूछेंगे कि लॉरेंस गार्डन में आपने, यानी जो उस वक्त लॉरेंस गार्डन था, उस वक्त आपने ये सैर कब शुरू की और उस वक्त लॉरेंस गार्डन कैसा था, और आपकी यादें जो बाग जनाह से मुतल्लिक हैं, एक तो वो शेयर कीजिए, और फिर हम डेफिनेटली ये भी सवाल पूछेंगे कि बाग जनाह से आप फिर मॉडल टाउन पार्क क्यों गए। सो सबसे पहले तार साहब बहुत शुक्रिया, बहुत ही खूबसूरत सुबह है, और आप बताइए कि लॉरेंस गार्डन के हवाले से या जो बाग जनाह है, क्योंकि जो आपकी लक्ष्मी बिल्डिंग में जब आप रहते थे तो उसके करीब था, गालिबन इसी वजह से आपने सैर का आगाज़ बाग जनाह से किया, तो ये बाग जनाह के हवाले से थोड़ा सा बताइए। बेसिकली हम लक्ष्मी मैंशन में रहते थे, और जब हम शिफ्ट हुए 1952 में, तो फ़िज़ा इतनी ज़्यादा साफ़ थी। आजकल जो पोल्यूशन हो रही है उसके हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि पहले 1-2 दिन जब हम सोए हैं लक्ष्मी मैंशन में, विच इज़ राउंड अबाउट 1.5 किलोमीटर अवे फ्रॉम द ज़ू और लॉरेंस गार्डन, तो शेर रात को दहाड़ा है और उसकी आवाज़ इस तरह आई है जिस तरह हमारे सराहने दहाड़ रहा हो, यानी ये वो ज़माने थे। तो शादी से पहले वॉक का एक था मेरे अंदर, और वॉक मैं एक्सरसाइज के लिए नहीं एक्चुअली करता, ये यूँ कह लीजिए कि भाई क्योंकि मेरे अंदर वो जंगल का आदमी अभी तक है और वो जंगल में खुश रहता है। तो ऑब्वियस जो चॉइस थी लॉरेंस गार्डन था, जिसे बाद में जिना बाग कहा गया। तो वहाँ पे मैंने, मेरा ख्याल 30 ईयर्स में, मुझे अब याद नहीं है, इस उम्र में आके कोई याद नहीं रहता कि 30 साल हुए थे, 40 साल हुए थे। तो बाग जनाह में और मॉडल टाउन पार्क में वही फ़र्क है। जिस तरह एक कदीम शहर होता है उसका अंदरून होता है और उसमें कैरेक्टर्स होते हैं और उसकी बिल्डिंगें पुरानी होती है, उसका एक ख़ास एटमॉस्फेयर होता है। वेयर एज एक नई बस्ती जो है उसका वो एटमॉस्फेयर नहीं होता। तो यही इन दोनों के दरमियान फ़र्क। मतलब बाग जनाह के हवाले से मेरे एक चचा थे, वालिद साहब के दोस्त मलक रफ़ी, तो वो मुझे कहते थे कि भाई बाग जनाह में लोग सैर करते हैं, अंदरूनी शहर के लोग सैर कहते हैं, मॉडल टाउन में पार्क में लोग सैर करते हैं। तो मैंने कहा जी इसमें क्या फ़र्क होता है। कहने लगे देखें, बाग जनाह में लोग जाते हैं, बच्चों के साथ जाते हैं, चिड़ी छिक्का खेलते हैं, ओरिजिनल हालत में होते हैं, कुछ दोस्ती के साथ चला आ रहा है,
और इट इज़ पार्ट ऑफ देयर लाइफ। जबकि यहाँ पे वन सवर के लोग आते हैं, ये सैर करते हैं। बहरहाल ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू था। बाग़ जनाह का मतलब है कि वही जो एटमॉस्फेयर है एंशंट, और उसमें जो परिंदे हैं, उसमें एंटर होते ही राइट हैंड पे जो दरख्त है उसमें चमगादड़ें लटकी होती हैं, उनकी चींची जो है, मतलब लोगों को अजीब सा लगता है, लेकिन मुझे वो अजीब स्पेक्टिकल लगता है कि सैकड़ों चमगादड़ें लटकी हुई हैं। एंड अगेन वही फीलिंग आती है जंगल जैसी। और एक और बात मैं बता दूं कि वही जो घने दरख्त हैं, एक दफ़ा मैंने 2 गशब परिंदे वहाँ पे देखे थे, लंबी दुमों वाले। जिस तरह आप जानते हैं कि ज़्यादातर नॉर्दर्न एरिया में होते हैं। उसकी शक्ल तो ऐसे इतनी खूबसूरत नहीं होती, कव्वे जैसी, लेकिन उसकी दुम बड़ी लंबी। और ये मैंने देखे थे जो फोर्ट है अल्तिस का, उसके करीब एक हॉल सा था, वहाँ पे 3-4 उतरे हुए थे। तो उनको मैंने देखा, पता नहीं वो वहाँ कैसे आ गए। तो वहाँ अजीबो गरीब परिंदे आते थे और उनकी आवाज़ें मुख्तलिफ थी। अब माल टाउन पार्क में ज़्यादातर कव्वे हैं और आम परिंदे खूबसूरत नहीं हैं। बाग़ जनाह में अब भी पता नहीं कहाँ से सफ़र करते हैं और वहाँ पे वो बसेरा करते हैं। फिर उनकी जो आवाज़ें, तो उसी से मुझे एक बात याद आई कि एक तो ओरिजिनल हालत में लोग आते हैं और एंजॉय करते हैं। मसलन एक वहाँ पे पहलवान साहब थे, इतवार के इतवार वो बिल्कुल बनैन भी उतार के, धोती में, इतने मोटे सारे, वेरी गुड लुकिंग आल्सो। तो वो बैठे होते थे और 4-5 लोग सरदाई घोट रहे थे और वो किसी शख्स को भी जाने नहीं देते थे कि जी पाजी सरदाई पी के जाओ। तो वो सरदाई हम पीते थे। तो एक फैमिली का जो होता है ना, अंदरूनी शहर की फैमिली, वहाँ पे एक बैठा हुआ बंदा वो कुछ ख़ास चीज़ें बना रहा है, चटनियाँ वगैरह, मुरब्बे, और उसके कमालात बता रहा है कि ये खामियाँ दूर हो जाएंगी। चुनांचे ये सारी चीज़ें, और तुर्त मुराद का जो है मज़ार, उसकी अपनी एक फैसिनेशन है। और उसी के करीब बाग़ जनाह का सबसे पुराना दरख्त भी है, शायद 150 साल पुराना या 250 साल। एक और मैं इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि उस ज़माने में बाग़ जनाह की एंट्री इधर से नहीं थी, इट वॉज साइड एंट्री, जहाँ से अब दाखिल होते हैं। ये जो चिड़ियाघर है, ज़ू, इसके साथ से अंदर रास्ता दाखिल होता था। और आप जब अंदर दाखिल होते थे तो राइट हैंड पे पिंजरे होते थे इनके जानवरों के, और ज़राफ़े आप देख सकते हैं, शेर भी आ जाता था उधर। तो वो जो एक एटमॉस्फेयर था, और वहाँ एक बहुत पुराना दरख्त और उसकी परस्तिश की जाती थी, वो अब भी है। और उसके दिए जले होते हैं जुमेरात के रोज़, और चीज़ें पड़ी होती हैं। तो ये जो फैसिनेशन है पुराने दरख्तों की और उसका कदीम माहौल, वो बिल्कुल एक मुख्तलिफ है, जो और कहीं नहीं हो सकता। तो परिंदों के हवाले से एक और बात मैं पहले भी कह चुका हूँ कि वहाँ पे एक दरख्त था घना, तो मैं वहाँ पे एक्सरसाइज करता था थोड़ी बहुत। तो ऊपर कोई परिंदा था, मुझे नहीं मालूम कौन सी नस्ल का था, तो वो कूकता था। तो जिस तरह के मैं हूँ थोड़ा सा खपती, तो एक दिन मैंने भी उसी तरह ही आवाज़ हू की निकाली यूँ करके, उसने जवाब देना शुरू कर दिया। एग्जैक्टली जिस लहजे में मैं वो कूकता था, तो उसी तरह वो जवाब देता था, अक्सर, कभी नहीं भी देता। तो इंतज़ार साहब भी बड़ी रेगुलरली आते। तो एक दिन इंतज़ार साहब से मैंने कहा क्योंकि मेरे और इंतज़ार साहब के दरमियान कुछ मुश्तरक नहीं था, हम टोटली डिफरेंट लोग थे, लेकिन परिंदों का जो मोहब्बत है, परिंदों के साथ उनमें इंटरेस्ट, वो हमें कॉमन थी। तो मैंने कहा इंतज़ार साहब यहाँ पे एक दरख्त है, वहाँ मेरा एक दोस्त परिंदा है, तो वो जवाब देता है। ही वॉज फैसिनेटेड। तो हम गए वहाँ पे, वो अनफॉर्चुनेटली शायद उस दिन आया नहीं, तो मैंने कूकता रहा वहाँ पे खड़ा होकर। फिर मैंने कहा कि इंतज़ार साहब ये आपकी मौजूदगी है, क्योंकि परिंदा पंजाबी है, वो कूक इसलिए नहीं रहा कि कहीं आप उसके कोई लबो लहजे में गलती ना निकाल दें। तो इंतज़ार साहब ने इसका तज़किरा भी अपने कॉलम्स में किया। तो एक और जो नुकसान मुझे हुआ परिंदों से बातें करने का, और बाद में आप जानते हैं कि परिंदे मेरे लिटरेचर का एक बड़ा वाइटल हिस्सा बन गए, मंतकुल तैर और ये वो सारा कुछ, कि एक साहब मुझसे पूछने लगे, पास से गुजरे, वाकिफ़ थे, कि आप यहाँ क्या करते रहते हैं। तो मैंने कहा कि मेरा एक परिंदा है, दोस्त है, उसके साथ हाल है वाल, और उसके साथ मैं बातें करता हूँ।
तो वो उन्होंने 2-3 और लोगों को बताया कि तारड़ साहब जो है ना, ये मतलब इनका दिमाग चल गया है, ये परिंदों से बातें करते हैं, कहते हैं। तो वो मुझसे लोग मतलब ज़रा परे मतलब हट गए, मतलब दे थॉट कि आई एम रियली, मतलब मेरा दिमाग जो है वो खप्त का शिकार हो चुका है और हो भी चुका है। तो जब हम लक्ष्मी मेंशन से मुंतकिल हुए गुलबर्ग, तो मुझसे सबसे ज़्यादा जो सदमा कह लें वो इस बात का था कि मैं जनाब बाग नहीं आ सकूँगा। मैंने गुलबर्ग से कोशिश की लेकिन फासला इतना ज़्यादा था, चुनाचे अब भी कभी कभार संडे को या मैं जाता हूँ वहाँ पे, और वो पुरानी यादें भी, ख़ासतौर पे ए.एम. ने ये कहा था कि लाहौर का कोई ऐसा नौजवान नहीं हो सकता जिसने वहाँ पे अपने महबूब को ले जाकर किसी बेंच पे ना बैठा हो। तो बहरहाल अब भी वो वैसा ही है, और उसमें जो खासियत है कि जब मैं वहाँ जाता हूँ तो मैं वही 28-29 साल का नौजवान बन जाता हूँ। मुझे एहसासात, क्योंकि एटमॉस्फेयर जूं का तूं है। बहुत शुक्रिया तार साहब। नज़रीन, अगले सेगमेंट में हम इनसे पूछेंगे मॉडल टाउन पार्क का इंतखाब वो क्यों करूँगा, क्योंकि लाहौर जो है उसको पार्कों का शहर कहते हैं, बागों का शहर कहते हैं, तो बहुत सारी चॉइसेस हैं, बहुत सारी ऑप्शंस हैं। लेकिन तार साहब ने पिछली कई दहाइयों से जो मॉडल टाउन पार्क का इंतखाब कर रखा है और वहाँ पे एक तकिया तारड़ है, इसके वाले से उनसे सवाल पूछेंगे कि मॉडल टाउन पार्क का जो इंतखाब है वो आपने क्यों किया। देखते रहिए निकले तेरी तलाश। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो सेगमेंट मेरा पाकिस्तान आपको दिखाना है, जिसमें आज उफैरा फैज बता रही हैं नक्श स्कूल ऑफ आर्ट्स के ताउन से रिटायर्ड शहरियों के लिए एक आर्ट एग्जीबिशन मुनक़िद हुई है। इसका क्या अहवाल रहा आपको दिखाते हैं। अमूमन ये तस्वर किया जाता है कि रिटायरमेंट के बाद इंसान कुछ करने के काबिल नहीं रहता और वो खुद को घर तक महदूद कर लेता है। लेकिन आज मैं आपकी मुलाकात कुछ ऐसे बुजुर्गों से करवाऊंगी जिनमें कुछ कर दिखाने की लगन ने, कुछ अलग करने की लगन ने उन्हें रिटायरमेंट के बाद भी घर में बैठने नहीं दिया। इन्हीं लोगों ने आज लगाई है एक एग्जीबिशन नक्श स्कूल ऑफ आर्ट्स के ताउन से। तो आइए मेरे साथ इस एग्जीबिशन का विजिट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, मैम क्या अल्हम्दुलिल्लाह। नाम है आपका? यास्मीना। रिटायरमेंट के बाद इस एक्टिविटी के अंदर जो आप इन्वॉल्व हुए, इसकी बेसिक वजह क्या थी? हमेशा से मुझे आर्ट वर्क पसंद था और ख्वाहिश थी कि खुद भी कुछ ना कुछ बनाऊं। दैट्स हाउ एक दिन इधर से गुजरते हुए मॉल से ये नक्श स्कूल का मैंने ऐड देखा एंड आई वॉकड इन। और कितना अर्सा हो गया आपको नक्श स्कूल? तकरीबन 2 साल हो। अपनी जवानी में आप क्या पेंट किए करते थे? ख्यालों में पेंट करती थी नहीं, पहले मैंने बस कभी शौकिया कुछ बना लिया। अच्छा, हर आर्टिस्ट को कुछ स्पेसिफिक चीज़ पेंट करने का शौक होता है, वो किसी मुझे specific- फूलों का हॉर्सेस बनाने शुरू किए। जबरदस्त। मॉडर्न आर्ट है, मेरे सर पे से गुजर जाता है, समझ नहीं आती। और इससे एक सुकून भी मिलता है पेंट करके। हाँ बिल्कुल। जब मेरे मियाँ की डेथ हुई तो मैं बहुत इंट्रोवर्ट हो गई थी, तो फिर जब पेंटिंग शुरू की तो आई बिकेम माई सेल्फ अगेन। नहीं, और वैसे भी पेंट करके आप अपनी फीलिंग्स को फीलिंग्स एक्सप्रेस जब करती आपके हैं पास और कोई खुशी होती है। वक्त गुजारने का बेस्ट तरीका। Thank you so वेलकम। much. Thank you. मैम क्या नाम है आपका? फरीहा। कब से आपने पेंट करना स्टार्ट किया? मैंने वाटर कलर्स तो शुरू किए थे जब कोविड का लॉकडाउन हुआ था। उससे पहले थोड़ा बहुत ऑयल पेंट्स किए हुए हैं स्कूल कॉलेज के अंदर, लेकिन उसके बाद नहीं किया था आर्ट पे। तो ये तो बहुत बड़ा गैप है। हाँ जी, शादी हो गई, बच्ची हो गई, यहाँ पे एक बहुत ही कन्वीनियंट जगह पे हमें सीखने का फिर से मौका मिला है। तो वाटर कलर ही क्यों आपने ये मीडियम क्यों चूज किया? क्योंकि ये काफी डिफिकल्ट होता है इसको हैंडल करना। हाँ जी, मुझे इसकी जो डेलिकेसी, ट्रांसलूसेंसी है मुझे बहुत अच्छी लगती है। सबसे ज्यादा पेंट करने में आपको क्या चीज मजा आता है? मुझे लैंडस्केप्स।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम शौकत जान है। जब आप इस फील्ड में नहीं आई थी, इस आर्ट में इन्वॉल्व नहीं हुई थी, उससे पहले आपकी लाइफ किस तरह से गुजरती थी, टाइम कैसा गुजरता? बस चीज़ वही जैसे होता है, वॉज अ हाउसवाइफ, बच्चों के साथ घर में। जब आपने अपने आप को इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व किया, तो इन रंगों के साथ आपकी ज़िंदगी में कितने रंग आए? बस लगता है लाइफ में भी कलर्स आ गए हैं क्योंकि हम लोग जब खुश हैं और हर चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं तो इट मीन्स दैट हमारी जो थिंकिंग है वो पॉजिटिव हो रही है और हम एंजॉय कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? फायसा। कितना अर्सा हो गया आपको इस एक्टिविटी में खुद को इन्वॉल्व किए हुए? कॉलेज में था मेरे पास फाइन आर्ट्स, बट मैं इतनी पॉलिश नहीं थी जो मैं यहाँ पे आके हो गई हूँ, क्योंकि इट्स बीन 2 years के मैं कर रही हूँ। डिफरेंट मीडियम में आप काम करते हो तो मज़ा आता है और चीज़ें नई नई सीखते हो। तो आपका फेवरेट मीडियम कौन सा है? आई लाइक पेस्टल्स एंड ऑयल। मुझे बताएं कौन कौन सी चीज़ें आपने यहाँ पे बना के दिखाई? ये सिटीस्केप है एंड दैट इज़ इन ऑयल पेंट्स, और आप सब जानते हैं कि ये बादशाही मॉस्क है एंड दैट इज़ गुरुद्वारा। तो व्यूअर्स, इस वक्त हमारे साथ मिसेस बाबर मौजूद है। इनसे हम जानते हैं कि आज की ये जो स्पेशल एग्जीबिशन है इनको कैसी लगी। अस्सलाम वालेकुम मैम। बहुत अच्छी, वेरी नाइस, एक्सट्रीमली गुड एफर्ट, एंड इट गिव्स सम काइंड ऑफ ऑक्यूपेशन टू women who sit at home and don't have anything to do. I think it's a very good idea that at least they can be occupied sitting at home even. And they don't have to go anywhere, I mean outside the house even. I mean the artists are, I must congratulate each and every one of them that they have done a very good job. Thank you so much मैम। Welcome. उस्मा, मुझे ये बताएं कि कितना अरसा हो गया आपने अपने आप को इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व किया? 7 to 8 months। अच्छा जी। तो इससे पहले आप क्या करते थे? इससे पहले मैं कुछ भी नहीं करती थी, मैं हाउसवाइफ थी? हाँ, हाउसवाइफ थी। तो क्या शौक था आपको स्टार्ट से पेंट करने का? कैलीग्राफी बहुत पसंद है। तो उस्मा, आने वाले कुछ टाइम बाद जी आप अपने आप में कितनी परफेक्शन जो है वो एक्सपेक्ट करती हैं? मेरा ख्याल है जो आर्टिस्ट है ना वो कभी भी परफेक्शन के पॉइंट पे नहीं पहुंच सकता। टिल माय डेथ मैं काम करती रहूंगी और पता नहीं बनूंगी आर्टिस्ट के नहीं। वैसे भी सीखने का ये जो प्रोसेस है ये चलता रहता है। जी एग्जैक्टली। जो आपकी एज फेलोज हैं, जी जी, जो हाउसवाइफ्स हैं, जी जी, और उन्होंने अपने आप को घर तक महदूद कर दिया, हाँ जी, उनको आप क्या कहना चाहेंगी कि इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना खुद को कितना ज़रूरी है? जी मैं कहूँगी कि वो ज़रूर आए। आप बहुत सारी सोचों से फ्री हो जाते हैं। आप घर में बैठ के ऊट पटांग कुछ ना कुछ सोचेंगे, वेस्ट ऑफ टाइम है। आपको ज़िंदगी में कुछ नज़र आता है कि चलो मैं कोई प्रोडक्टिव वर्क कर रहा हूँ, कोई ऐसा काम कर रही हूँ जिससे, और सबसे बड़ी बात है कि आपको इससे अपनी इनर सेटिस्फेक्शन मिलती है। आप आर्ट की फील्ड से कब से वाबस्ता हैं? बेटे आर्ट की फील्ड से तो बचपन से वाबस्ता हूँ। छोटे होते हुए ग्राउंड पे, ज़मीन पे चौक से ड्राइंग करता था। फिर जब मैं रिटायर हुआ तो रिटायरमेंट के बाद भी काफ़ी टाइम गुजर गया। फिर मेरी नीस हैं, उन्होंने मुझे कहा कि आप ज्वाइन करें क्लास। तो अभी तक कितने मराहिल जो हैं वो आप पार कर चुके हैं इस क्लास को ज्वाइन करने के बाद से? बेटे मैं दूसरे मरहले पे हूँ। पहला मरहला था मेरा पेंसिल वर्क का, अब हूँ मैं चारकोल वर्क के ऊपर। कुछ आने वाले अरसे के बाद आप खुद को कहाँ पे देखते हैं एज एन आर्टिस्ट? अल्लाह ताला टाइम दे तो ये ज़रूर होगा कि घर में 2-4 तस्वीरें टांग लेंगे। अरे ज़बरदस्त। एज अ यंगस्टर कितना प्राउड फील कर रहे हो यहाँ पर आने के बाद? ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि जो लोग डिप्रेशन में हैं, जो लोग जिनके पास फ्री टाइम है, वो अपना जो फ्री टाइम है वो फारिग बैठ कर ना गुजारें। उनको चाहिए है कि वो किसी न किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहें, हाँ, ताकि उनकी जो मेंटल हेल्थ है वो डिस्ट्रॉय ना हो। यहाँ पे आके मेरा खुद का इंटरेस्ट डेवलप हो गया है। अच्छा, तो मेरे पास सीखा क्या आज? मैंने ये सीखा है कि इंसान को अपना जो वक्त है उसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। वालेकुम जी, बिल्कुल अल्लाह का फजल, बिल्कुल ठीक ठाक। तो मुझे सबसे पहले तो इस वेंचर के बारे में बताएं, इसको स्टार्ट करने का मकसद क्या था और क्या थॉट प्रोसेस था आपके इसके पीछे? मैं जिसमें मेरे बच्चे बड़े थे तो मेरा बेटा NCA गया और मुझे कहता है, मैं उस वक्त हाउसवाइफ थी, मैंने मास्टर्स किया हुआ है फाइन आर्ट्स में, पर मैं उस वक्त हाउसवाइफ थी। कहता है अम्मा आप सारा दिन घर में बैठी रहती हो, ड्रामे देखती हो, खाती रहती हो, मोटी होती हो, आप ना कोई कुछ करो। वहाँ से ना एक लीफलेट उठा के लाया कैलीग्राफी का।
अब वो जब मैंने शुरू किया तो मुझे एहसास हुआ कि मैं वाकई मेरे जो गर्द छटती है ना जैसे दिमाग से सब, उस तरह की फील हुआ मुझे, लाइट फील लाइफ। हाँ बिल्कुल, यानी कि माशाल्लाह मैं बहुत बिजी थी, पार्टियाँ और इस तरह एंजॉय सब, मगर मुझे एक अलग से फील हुआ, मैंने कुछ अकम्प्लिश किया, कुछ सीखा। फिर सैयद बाबर अली ने फिर जब ये जगह दी हमें, तो यहाँ हमने अनाउंस किया कि यहाँ कोई एज लिमिट नहीं है, तो माशाल्लाह फिर ऐसे इत्तेफाक हुआ कि पहले मैम यास्मीन एक दफ़ा यहाँ से गुजरी तो उन्होंने कहा ये तो जगह मिल गई मुझे, और वाकई वो पहले दिन आई हैं तो उन्होंने कहा मैं थक गई हूँ, मतलब बिल्कुल थकी थकी फील, और घर जाती थी तो मुश्किल, मैं शायद मैं कल नहीं आऊँगी इस तरह। और माशाल्लाह वो इतनी एक्टिव हैं, इतना काम कर रही हैं, और इतना अच्छा हमारा एटमॉस्फेयर बन गया यहाँ पे। और इसी तरह और बहुत सी ख़वातीन आई जो घर में बैठी थी और कोई काम नहीं था घर में, तो पेंटिंग्स बना रही हैं, एंजॉय कर रही हैं, गाने गा रही हैं, इतना अच्छा हमें फील होता है, मुझे खुद अच्छा फील हो रहा है कि हमने बहुत सारे घरों में, वो बल्कि बता रही हैं अभी कि हमारे बच्चे छलांगे मार रहे हैं इस वक्त कि हमारी माएँ जो है कितनी खुश हैं और क्या उन्होंने अकम्प्लिश किया है कि पेंटिंग्स बना रही हैं। पेंटिंग का एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपके अंदर जितना स्ट्रेस होता है, हाँ, वो निकल जाता है, वो रिलीज हो जाता है, बिल्कुल, आप बड़ा लाइट फील करते हैं, जैसे आप उड़ रहे हो हवा में। बिल्कुल ऐसा ही है। कितने कैंडिडेट्स हैं इस वक्त, एनरोल्ड कितने हैं? इस वक्त मेरा ख्याल 30 के करीब हैं। जितनी भी हाउसवाइफ इस वक्त आपको देख रही हैं, क्या कहना चाहेंगे उनको? हमारे पास आ जाए, हम उनको दोबारा जिंदा कर दें। अरे वाह, जबरदस्त। नहीं माशाल्लाह, आप अपने में चेंज फील करेंगे। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। तो नाज़रीन, यहाँ पर आज सीनियर सिटीजन से मिलने के बाद और उनका आर्ट वर्क देखने के बाद मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगी कि अगर आपने ख़ुद को रिटायरमेंट के बाद घर तक महदूद कर लिया है और आप डिप्रेशन का, एंजाइटी का या किसी भी और मसले का शिकार हैं, तो ख़ुद को इस शेल से बाहर निकालें और अपने आप को इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें, क्योंकि वो कहते हैं ना कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। जैसा कि हम मुख्तलिफ एक्सप्रेसो हीरो से भी आपकी मुलाकात करवाते हैं, एक्सप्रेसो टैलेंट से भी आपकी मुलाकात करवाते हैं, आज की मुलाकात थोड़ी मुख्तलिफ है। आज हम एक्सप्रेस न्यूज़ के एक नए एंकर से आपकी मुलाकात करवाएंगे। एंकरिंग के शोबे में नए नहीं हैं, सहाफ़त के शोबे में नए नहीं हैं, हमारे बहुत पसंदीदा हैं, बल्कि मैं तो कह सकता हूँ कि हमारे दिल के बड़े करीब हैं। चंद वो लोग जो कि पाकिस्तान के बेहतरीन ओपिनियन मेकर्स में से हैं। ही इज़ वेरी यंग माशाल्लाह, डूइंग ग्रेट इन हिज फील्ड। तो एक्सप्रेस न्यूज़ को अब ये एजाज़ हासिल हुआ है कि उन्होंने मुजम्मिल शाह को अपने साथ एंगेज किया है। शायद आपने इनके शोज़ के प्रोमोज देखे हों हमारे चैनल के ऊपर, अगर नहीं देखे तो हमने कहा हम ज़रा फॉर्मल इंट्रोडक्शन आपका करवाते हैं। मुजम्मिल शाह साहब से ज्वाइन करने जा रहे हैं आज के दिन से एक्सप्रेस न्यूज़ पे 8 बजे आप इनका प्रोग्राम देखेंगे और वीकडेज़ में देखेंगे। मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग जो कि सहाफ़त को समझते हैं या फिर सोशल मीडिया को देखते हैं, उनके लिए नाम, ये चेहरा नया नहीं है। जिनके लिए है उनसे तारुफ हम कराए देते हैं। मुजम्मिल आज हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे, हम उनको वेलकम भी करते हैं। मुजम्मिल, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद हैं। एक तो आपको वेलकम भी करेंगे, खुशामदीद भी कहेंगे, और साथ ये भी कि क्या एहसासात है, क्या जज्बात हैं जो जुड़े हैं आपके एक्सप्रेस न्यूज़ से यहाँ से वाबस्ता होने के बाद। आप दोनों को भी गुड मॉर्निंग और अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत अच्छा लग रहा है एक्सप्रेस का हिस्सा बन के, और उसकी वजह यह है कि एक्साइटिंग प्रोजेक्ट है और एक नई चीज़ की हमेशा एक नॉवेल्टी फील होती है। सो फाइंडिंग इट वेरी एक्साइटिंग एंड आई होप इट विल गो वेरी गुड। और आपका शो भी पहले फॉलो करता रहा हूँ और उम्मीद है आप भी हमारा शो फॉलो करेंगे आज रात से। डेफिनेटली वी आर लुकिंग फॉरवर्ड, और हम भी बहुत एक्साइटेड हैं आपके इस नए शो को लेकर। अच्छा मुजम्मिल, एक मेन स्ट्रीम एंकर की जिम्मेदारी के हवाले से अगर हम बात करें, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और आजकल हम मुख्तलिफ चैनल्स पे मुख्तलिफ एंकर्स को देखते हैं। डू यू थिंक कि एंकर्स अपनी जिम्मेदारी उस तरह से निभा रहे हैं जो एक मेन स्ट्रीम एंकर की होती है? देखें, इसमें बात इस तरह से है कि पहले हमेशा से क्राइसिस ये रहा पाकिस्तान के अंदर भी और जगहों पे भी कि इंफॉर्मेशन गैदर कैसे करनी है हमने, क्योंकि आपको पता है कि इंटरनेट का जब ये दौर जब पब्लिसाइज़ हुआ है, जब आवाम में इसकी रीच बढ़ी है पाकिस्तान जैसे ममालिक के अंदर, तो उसके बाद ये चीज़ नज़र आती है कि आवाम तक एक्सेस का मसला नहीं है इन्फॉर्मेशन का। अब मसला ये है कि कन्फ्यूजन है कि कौन सी खबर ऑथेंटिक है, कौन सी न्यूज़ ऐसी है जिसकी कोई फैक्चुअल बैकिंग मौजूद है, और कौन सी खबर ऐसी है जो फेक न्यूज़ है। तो आजकल एक एंकर की, एक सहाफ़ी की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी मैं यही समझता हूँ, और आपको भी इस बात का अंदाज़ा होगा कि बहुत मरतबा फॉल्स इन्फॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा जो है वो पॉपुलर हो जाता है, और उसको काउंटर करने के लिए आप जितनी भी कोशिश कर लें वो हो नहीं पाती ठीक। तो एक एंकर की ज़िम्मेदारी ये है कि वो फैक्ट को फिक्शन से अलग करके दिखाए, क्योंकि आज के दौर में
अगर हम टीवी पे प्रोग्राम कर रहे हैं तो उसमें कोई नया इन्फॉर्मेशन का एडिशन तभी हो सकता है जब हम सोशल मीडिया के ऊपर पड़ी हुई इन्फॉर्मेशन को काउंटर इस तरह से करें कि ये बताएं कि वहाँ पर जो चीज़ें मौजूद हैं जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, अब तो चैट जीपीटी भी आ गया, आप लोगों को मालूम है। तो ये सारा कुछ होने के बावजूद मसला अवेलेबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन का नहीं है, मसला ये है कि इन सब में से कौन सी वो ख़बर है जिसको ऑथेंटिक मान सकते हैं, जिसका सबूत है, जिस पर डिबेट होनी चाहिए, जो रैशनल है, रीज़नेबल है। तो एक एंकर की, एक सहाफ़ी की आज के दौर में ज़िम्मेदारी यही है कि फ़ैक्ट को फ़िक्शन से अलग करे और जो ऑथेंटिक चीज़ है वो बताए और फेक न्यूज़ का इदराक जो है वो आवाम को करके दे। इंडीड। वैसे तो मुजम्मिल जब भी नया एंकर, कोई नया मेज़बान प्रोग्राम शुरू करता है, इनफैक्ट चैनल्स जब नया कुछ शुरू करते हैं तो वो कहते हैं कि पहले से मुख्तलिफ कुछ नया आ रहा है, लेकिन मैं आपकी शख्सियत से एक्सपेक्ट करता हूँ कि इट वुड बी समथिंग न्यू टू वॉच। आप हमें बताइए, आपके इस प्रोग्राम में ऐसा क्या नया है जो पहले टीवी चैनल्स पे नहीं हो रहा या एक्सप्रेस न्यूज़ पे नहीं हो रहा? देखें, इसमें हमारा टारगेट तो यही है कि मसला ये होता है कि मेन स्ट्रीम के ऊपर एक बहुत बड़ी पाकिस्तान की एक ऑडियंस जो कि स्कूल गोइंग भी कह सकते हैं, थोड़ी अर्ली एजेस के अंदर होंगे, या फिर कॉलेज गोइंग या यूनिवर्सिटी गोइंग जो बच्चे हैं, अब वो अक्सर जो है वो व्यूअर फटीक का शिकार हो जाते हैं, जिसमें अगर मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल डिबेट हो रही है तो सिर्फ पीपल्स पार्टी या नून लीग या तहरीक इंसाफ, इसके अलावा कोई टॉपिक मिलता नहीं है देखने को। तो हमारा प्लान ये है कि इसको एक सोशियो पॉलिटिकल शो करके बनाएं। एक तो सिर्फ हाइपर पॉलिटिकल डिबेट्स होती हैं जिसमें ये कहा जा सकता है कि आज कोर्ट पेशी में ये हुआ, या फिर अगले हफ्ते ये हो जाएगा, या फिर प्रेडिक्टिव एनालिसिस होता है। तो हमारा जो इंटरेस्ट है वो इस तरह से हम उसको पोर्ट्रे करना चाह रहे हैं कि लगे ये कि हम मुआशरे में, सोसाइटी में जो टॉकिंग पॉइंट्स हैं उनको भी उठा रहे हैं, ना कि सिर्फ चंद सियासी पार्टियों के दरमियान हम उसी में उलझे हुए हैं जो सारे मीडिया का लैंडस्केप कर रहा है बाकी। तो मेरा ख्याल है कि एक्सप्रेस से बेहतर कोई प्लेटफॉर्म नहीं है एक्सपेरिमेंट करने के लिए, बिकॉज दे गिव यू दैट लिबर्टी टू एक्सपेरिमेंट। और यहाँ पर वो स्पेस जो एडिटोरियली हमें मिल रही है उसका फ़ायदा ऐसे उठा सकते हैं कि जो माशरती इशूज़ हैं, चाहे वो एजुकेशन का हो, वो हेल्थ का हो, या जुवेनाइल इशूज़ हों, या इसके अलावा वो फेमिनिज़म से मुतल्लिक हो या वुमेन एम्पावरमेंट से मुतल्लिक हो, तो हम ये चाहते हैं कि मेन स्ट्रीम के ऊपर, मेन स्लॉट्स के ऊपर पॉलिटिक्स भी डिस्कस हो, लेकिन उसका कहीं ना कहीं एक हिस्सा जो नॉवल्टी का, जो एक न्यू एक फैक्टर कह सकते हैं, वो ये होना चाहिए कि हम इस सारी डिबेट के अंदर, मुआशरे के अंदर जो टॉकिंग पॉइंट्स हैं उनको भी इंटीग्रेट करें। और मेरा ख्याल है डिफरेंस और एक्स फैक्टर यही होगा इस शो। जबरदस्त जबरदस्त। तो मुजम्मिल, हमने अपने इंट्रो में भी कहा कि जो सोशल मीडिया देखते हैं, फॉलो करते हैं, उनको आपकी शख्सियत के हवाले से, आपके काम के हवाले से दे आर वेल अवेयर, लेकिन जो लोग आपको पहली दफ़ा देखने वाले हैं उनके लिए क्या अट्रैक्शन है, क्या कहेंगे? नया जो एक्सपीरियंस हो सकता है जहाँ तक मेरा ताल्लुक है वो ये है कि आई हैव बीन स्पीकिंग टू द सोशल मीडिया ऑडियंसेस मोस्टली। पिछले 7-8 साल में बेशक मैं मेन स्ट्रीम मीडिया से एसोसिएटेड हूँ, लेकिन कोशिश ये रही कि जो इनफॉर्मल कन्वर्सेशन होती है वो मैं सोशल मीडिया के ऊपर करूँ, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है कोई टाइम की कैद नहीं होती और इसके अलावा स्पेस भी ज़्यादा थी बात करने की। तो वहाँ पर तो एक ऑडियंस बहुत बड़ी है जो कि पहले ही रिकग्नाइज़ करती है या फिर मेरे नैरेटिव्स को सुनती आई है, एंडोर्स करती आई है। लेकिन इस शो के जो नाजरीन हैं उनके लिए नई बात यही हो सकती है कि वो लोग जो कि सोशल मीडिया पे एग्जिस्ट नहीं करते, आपको पता है कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी पॉपुलेशन इस वक्त भी ऐसी है जो टीवी देखती है और सोशल मीडिया पे उस तरह से वो टेक सेवी नहीं है, इसीलिए उसको इतना फॉलो नहीं कर पाते। चाहे वो कंट्री साइड के एरियाज़ हों या फार ऑफ एरियाज़ हों, रिमोट एरियाज़ हों, तो वहाँ पे टीवी की एक्सेस ज़्यादा है बतौर इंटरनेट, अगर उससे कंपैरिजन करें। तो इस शो में जो नई चीज़ हो सकती है ऑडियंसेस के लिए वो यही है कि जिन लोगों से हमने कभी इंगेज नहीं किया इससे पहले, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे उस तरह फॉलो नहीं करते, सो दिस इज़ आवर अपॉर्चुनिटी कि उनको भी हम वही नैरेटिव्स जो क्रिटिकल भी हैं, जो रैशनल भी हैं और जो नॉवल भी हैं वो दिखाएं, ताकि ये टीवी के ऊपर से जो एक ह्यूमिलिएशन है बहुत से लोगों की, जो वो बात करते हैं कि टीवी देखना कम करना चाह रहे हैं क्योंकि इस पर डिबेट्स जो हैं वो पॉइंटलेस होती हैं, इसके अलावा रिज़ल्ट नहीं निकलता किसी बात का, सर्कुलर कन्वर्सेशन होती है। तो वट वी कुड डू फॉर द न्यू ऑडियंसेस ऑफ द टीवी इज़ दैट वी कुड डू अ रैशनल डिस्कोर्स। कोई ऐसी बात करें जिससे उनका रिज़ल्ट निकलता हुआ दिखाई दे रहा हो और उनको पता हो कि अगर हम ये टाइम दे रहे हैं इस शो को, इसको देख रहे हैं, तो इसमें कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है, एंटरटेनमेंट नहीं मिल रही, ना लड़ाइयाँ हो रही हैं और ना सिर्फ ऐसा आर्ग्यूमेंट हो रहा है जो सिर्फ हवा में एग्जिस्ट करता है, कहानियों पर मबनी है। तो कोशिश यही करेंगे कि नई चीज़ नई ऑडियंसेस के लिए इस शो के प्लेटफॉर्म से यही रहे कि जिन लोगों से पहले इंगेज नहीं किया,
उन तक पहुँचें और उनको रैशनल डिस्कोर्स। वैसे तो लड़ाइयाँ भी हैं उसका बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा, और बाद शोज तो हिट भी लड़ाइयों की वजह से हो जाते हैं। खैर, शो का नाम बहुत से लोगों को तो मालूम है, कुछ लोग प्रोमोस देख चुके हैं, लेकिन कुछ हमारी जो ऑडियंस है एक्सप्रेसो की, ऑब्वियसली दे माइट हैव नॉट अवेयर ऑफ इट। तो मैं चाहूँगा शो का नाम क्या है और क्यों है ये जो नाम रखा गया, क्यों रखा गया? देखें, ये तो शो का नाम तो जो है वो स्टेट क्राफ्ट है, और इसके पीछे देखें वजह यही है कि मैं समझता हूँ कि ये नाम भी एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क से एसोसिएटेड है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल शोज़ तो काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन जहाँ भी किसी पर्टिकुलर सियासी हैपनिंग की, किसी भी सियासी इवेंट की बात होती है तो उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड नहीं पता होता, इसके अलावा उसका फ़िलोसॉफिकल बैकग्राउंड नहीं पता होता। तो स्टेट क्राफ्ट की जो टर्म है वो कैची इसलिए लगी कि आवाम को दोबारा से ये समझाएं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, स्टेट क्या होती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, आपकी ऑब्लिगेशंस क्या हैं, क्योंकि रियासत और आवाम के दरमियान में जो एक मुआहदा जो एग्जिस्ट करता है, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन हो, लेकिन उसको इमरानी मुआहदा कहते हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है ये डिफ़ाइन करता है कि मैंने स्टेट से कैसे इंगेज करना है और स्टेट ने मेरे साथ कैसे इंगेज करना है। तो बहुत सी चीज़ें पाकिस्तान की ऑडियंसेस को डेमोक्रेसी की हद तक या फिर मॉडर्न स्टेट क्राफ्ट की हद तक क्लियर नहीं है। तो हमारी कोशिश यही है कि इस नाम से भी यही सिग्निफाई होता है कि हम वो फ़िलोसॉफिकल बैकग्राउंड बताएं हर सियासी पहलू का, ताकि उनको आइडिया हो कि उनके हुकूक हैं क्या असल में। क्योंकि यहाँ पर बहुत दफ़ा बहुत से अफराद टीवी पे आके ये आर्ग्यूमेंट करते हैं कि ये कौम तो डंडे से ठीक होगी, तो उनको हम बताते हैं कि ये बिल्कुल जो है वो एंटी इमेंसिपेटरी किस्म की बात है, ये आप पब्लिक के अगेंस्ट ही बात कर रहे हैं कि उन पे फोर्स यूज़ की जाए। तो इसीलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि उनको क्लियर हो कि डेमोक्रेसी किस चिड़िया का नाम है, या स्टेट से इंगेज कैसे करते हैं, या इसके अलावा अगर रियासत जो कानून साजी करती है, जो पार्लियामान कानून साजी करती है, सियासतदान उसका हिस्सा होते हैं, उनकी क्या ऑब्लिगेशंस हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं कि वो सिविल लिबर्टीज़ को इंश्योर करें, इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को अपहोल्ड करें। तो इस नाम से भी यही चीज़ अट्रैक्टिव लगी कि स्टेट क्राफ्ट की जो टर्म है वो ज़रा आपको पता है कि माइक्रो लेंस से नहीं बल्कि मैक्रो लेंस से एक बड़े लैंडस्केप से रियासत को देखने की बात है। तो इसीलिए ये टर्म कैची लगी और इस सजेशन को कबूल करना। That's amazing, right? अच्छा मुज़म्मिल, वैसे बतौर अवाम हम मीडिया के ऊपर बड़ी तनकीद करते हैं और बहुत क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है कि जी मीडिया के बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अवाम की भी जिम्मेदारी है कि जो ख़बर की तशहीर है इसको लेकर थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी को शो किया जाए? देखें, ये काफ़ी अच्छा सवाल है आपका। उसकी वजह ये है कि बहुत से लोग ये ब्लेम तो करते हैं बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ पे, सियासी लीडरान पे कि उन्होंने आवाम को बेवकूफ़ बना रखा है या फिर प्रोपेगेंडा का शिकार कर दिया, या उससे ये हुआ कि वो भूल ही गए कि हमारे राइट्स क्या थे, और वो ये भी भूल गए कि अगर हम किसी के लिए जान दे रहे हैं तो उसने हमारे लिए किया क्या है पहले। तो ये सारा कुछ इसलिए भूल गए कि उनका अपना भी कुछ ना कुछ कसूर है। तो ये सवाल मुझे इसलिए बड़ा पर्टिनेंट लगता है। उसकी वजह यह है कि बहुत से लोग सिर्फ जो रूलिंग एलीट है उस पर क्रिटिसिज्म करते हैं, करना चाहिए बिल्कुल, लेकिन साथ साथ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात भी होनी चाहिए। तो बहुत सा एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के माशरे से अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, उसको कबूल ना करने को आर्ग्यू करता है। तो अनफॉर्चुनेटली हिस्टोरिकली भी बहुत से लोग पाकिस्तान में ये बात करते हैं कि आज हम यहाँ खड़े हैं तो इसका कसूरवार कोई और है, साजिश किसी और ने की, कंस्पिरेसी थियरीज़ घड़ते हैं। तो मैं समझता हूँ कि व्यूअर्स का, नाजरीन का इतनी लिटरेसी कम से कम होनी चाहिए कि वो दोबारा से वही बात करूँगा कि फ़ैक्ट को फ़िक्शन से अलहदा कर सकें। अगर उनके पास कोई ख़बर आई है तो इससे पहले कि वो इसको आगे फैला दें या व्हाट्सएप पे वो मल्टीपल फॉरवर्ड्स कर दें, आगे से 20 लोगों को भेज दें, उनको ये देखना चाहिए। ये हमारा रिलीजन भी यही कहता है, और इसके अलावा मेन स्ट्रीम मीडिया के या तमाम मीडिया थियरी के जो कवानीन हैं, जो मीडिया एथिक्स हैं, वो भी यही पढ़ाते हैं आपको कि कोई भी ख़बर आपको मिली है तो उसको आगे फैलाने से पहले उसकी तस्दीक कर ली जाए। तो अगर ऐसी कोई ख़बरें आवाम में मकबूलियत हासिल करती हैं तो कुछ ना कुछ हिस्सा मैं समझता हूँ कि मैस का भी होता है, पॉपुलस का भी होता है। उसकी वजह यह है कि उनके हाथ में मोबाइल फ़ोन है। ये वो दौर नहीं है जब लाइब्रेरी को किसी ने जला दिया तो आपके पास कोई अल्टरनेटिव नॉलेज एग्जिस्ट नहीं करता, वो है आपके पास। अब आपने सिर्फ उसको एक बार ऑथेंटिकेट करने के लिए, उसको कंफर्म करने के लिए गूगल करना है या देखना है इसका कोई ऑथेंटिक सोर्स है या नहीं है। अगर आपने ये देखा ही नहीं और इससे पहले आपने उस खबर को आगे बढ़ा दिया है तो इसका मतलब है कि आप भी वो जो अंग्रेज़ी में कहते हैं फेक न्यूज़ पैडलिंग कर रहे हैं। तो इस पैडलिंग से बचने के लिए थोड़ी सी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। हर वो बात जो कि आप सुनना चाहते हैं वो ठीक नहीं होती, अच्छी नहीं होती अक्सर, बल्कि जो हक़ाइक़ होता है, जो सच होता है, वो उससे ऑपोजिट खड़ा होता है जो आप सुनना चाह रहे होते हैं। तो आवाम का या फिर जो कंज्यूमर हैं मेन स्ट्रीम मीडिया के या सोशल मीडिया के,
उनका इतना कसूर ज़रूर है कि अगर फेक न्यूज़ उनको उन तक पहुंचती है तो वो पहले उसको वेरीफाई नहीं करते, तो वेरिफिकेशन ज़रूर करनी। इन दी एंड एक धीमे मिजाज के मेज़बान हैं, हम आपको सुन भी रहे हैं और सुनते भी रहते हैं, लेकिन आजकल जो दौर है एज यू नो वो शोर शराबे का दौर है और उसमें बड़ा मुश्किल हो जाता है धीमे अंदाज में अपनी बात को पहुँचाना। आपको क्या लगता है, आप मुकाबला कर पाएंगे इस शोर शराबे का अपने इस धीमे अंदाज के साथ? देखें, इसमें बहुत से लोग मुझे शुरू से ये समझाया करते थे जब मैंने स्टार्ट किया सोशल मीडिया पे अपना जर्नी मेन स्ट्रीम पे कि यार आप तो लड़ाई करवाना नहीं जानते, या इसके अलावा आपको सनसनी फैलानी नहीं आती, या लोग ये कहा करते थे कि यार तमाशा लगाना चाहिए स्क्रीन के ऊपर तो उसके बाद बिकेगा जो आप बोलना चाह रहे हैं, उसके अलावा नहीं होगा। तो मेरा ख्याल है कि उनकी एडवाइस को मैंने कभी कबूल नहीं किया और पहले दिन से इस तरह के मशवरे बहुत मिले। जितने मुँह उतनी बातें वाली चीज़ है ना, कि जितने लोगों से मिला, जिनसे इंगेज किया, सब ने यही कहा कि नहीं ये आप गलती कर रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम कहाँ सुनती है रैशनल बातें, वो कहाँ फ़िलोसॉफ़िकल बातें सुनती है, वो कहाँ किताबों की बात सुनती है। लेकिन मेरा ख्याल है कि पिछले 3-4 साल में जितना एक्टिविज़म, जितना काम किया, उसने इसको गलत साबित किया इस नैरेटिव को कि पाकिस्तानी अवाम सुनने को तैयार ही नहीं है इन चीज़ों को। बिल्कुल है, लेकिन बात यह है कि आपने वो करनी इस तरह से है ना कि ऐसा ना लगे कि आप किसी का एजेंडा या किसी का नैरेटिव वो टो करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो मेरा ख्याल है कि मैंने 3-4 साल इस बयानिए का मुकाबला किया है और मीडिया में भी बहुत से लोगों ने बताया मुझे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, आप ज़रा शोला बयानी से बात किया करें। लेकिन अपनी आवाज़ ऊंची करने से आपका आर्ग्यूमेंट ऊंचा नहीं होता, उसकी मंतक, उसकी लॉजिक ऊंची नहीं होती, वो सिर्फ़ और सिर्फ दलील से ही हो सकती है। तो मैंने कोशिश यही की कि अगर कोई सख्त बात भी हो रही है तो वो ऐसे अंदाज से हो कि लगे ही ना कि मैंने कोई ऑफेंसिव बात की है। तो ये तरीक़ाकार जो मैंने इख्तियार किया इसने मुझे हेल्प किया है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने अक्सर ऐसी बातें भी कर दी जो कोई और करता तो शायद उस पर बड़ा लोग जो है उसको माइंड करते या लोग एतराज़ करते कि ये आपने क्या बात कर दी है। बट जो बात हो रही है उससे ज़्यादा मैटर ये करता है कि किस तरह हो रही है। तो अगर एक तल्ख बात भी आप शुगर कोट करके करना जानते हैं तो आपका जो मोटिव होता है वो अचीव हो सकता है उससे। और मेरा ख्याल है 3-4 साल से ये साबित किया है मैंने कि अगर धीमे मिजाज में भी तक की लॉजिकल बात की जाए जबरदस्त, वेरी गुड आर्गुमेंट। थैंक यू वेरी मच मुजम्मिल, बहुत शुक्रिया आप आए सुबह सुबह एक्सप्रेसो में और हम आपको बहुत सारी नेक तमन्नाएं और नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं कि आपका ये शो बड़ा कामयाब रहे और एक्सप्रेस फैमिली में आपको हम वेलकम भी करते हैं। सैयद मुजम्मिल शाह हमारे साथ मौजूद थे, इनसे हम बात कर रहे थे। अभी हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो प्रोग्राम का बिल्कुल आखिरी हिस्सा है और जाते जाते हमने सोचा कि फ़लस्तीन की तो हम बात करते ही करते हैं, लेकिन कौमी T20 टूर्नामेंट में जो पाकिस्तानी बैटर हैं आज़म खान, उनको अपने बैट पे फ़लस्तीन का झंडा लगाना महंगा पड़ गया। बिल्कुल, कौमी T20 टूर्नामेंट में जी आज़म खान पर मैच फीस का 50% जुर्माना आयद कर दिया गया। पीसीबी का कहना है कि आज़म खान पर गैर मंजूर शुदा लोगों के इस्तेमाल पर कार्रवाई हुई और आज़म खान को मैच रेफरी ने बैट पर फ़लस्तीन के झंडे का स्टिकर लगाने से मना किया था, जिस पर आज़म ने कहा कि मेरे हर बैट पर यही स्टिकर है। और पीसीबी के कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक जो कवानीन है उसके तहत खिलाड़ी किट पर या सामान पर कोई भी जो गैर मंजूर शुदा स्टिकर है वो नहीं लगा सकता। खिलाड़ी मैच के दौरान मजहबी और सियासी पैगामात के स्टिकर्स भी आवेज़ा नहीं कर सकते। यकीनी तौर पर अगर कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की है जो कि एज पर पीसीबी उन्होंने की है तो फिर ये जुर्माना ठीक है। कौम वैसे तनकीद का निशाना बना रही है पीसीबी को कि उन्होंने आज़म खान की इस हरकत के ऊपर ऐसा क्यों किया। मेरे ख्याल में खेल को मजहब, सियासत और दीगर मामलात से डेफिनेटली दूर रखना चाहिए। अपने तौर पर भी अपनी किसी प्राइवेट पोस्ट में, प्राइवेट प्रेस कॉन्फ्रेंस में या अपने सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर कुछ भी डिस्प्ले करके आ सकते हैं, पैगाम भी दे सकते हैं, लेकिन खेल के अंदर डेफिनेटली मेरे ख्याल में, ये मेरी जाती राय है, वो कोड ऑफ कंडक्ट के पाबंद हैं, उसको पाबंदी करनी चाहिए और इस सब खिलाड़ियों के लिए लाजमी है। तो आई बिलीव ये कुछ बहुत गलत नहीं किया पीसीबी ने। आज़म साहब जाती हैसियत में कुछ भी कर सकते हैं, अदरवाइज तो हर किसी के अपने ख्यालात होते हैं हर इदारे के अंदर। तो बहरहाल ये खबर थी जो हमने आप तक पहुंचाई है और खत्म हुआ, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।